हाय एवरीवन। तो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया है। हमने एक मिनी प्रोजेक्ट को बनाकर देखा है, हमने कई सारी चीज़ें की है। अब हम जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस्ड पोर्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द एसिंक्रोनस नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब एसिंक्रोनस नेचर होता क्या है उसको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, बट द पॉइंट इज कि अगले कुछ पार्ट्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो दिखने में हमें कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, पर हम उन्हें वन बाय वन टैकल करते जाएंगे। तो हो सकता है कि अभी जो कुछ पार्ट्स आए उनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझने में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा हो, पर वो एक्स्ट्रा टाइम लगाना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज अपनी हिम्मत बनाकर रखना है। ये टॉपिक्स आज सच लेंथ में लंबे नहीं होंगे, पर ये प्रोग्रामिंग के थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। पर एक बार हम इन पार्ट्स को समझ जाते हैं, इनके बेसिक्स समझ जाते हैं, पहले तो हम इनके बेसिक्स ही पढ़ेंगे, इन्हें थ्योरी वाइज एक्सप्लोर करेंगे, पर बाद में जाकर जब हम इनकी प्रैक्टिकल न्यूएंसेस को एक्सप्लोर करेंगे तब और ज्यादा चीजें हमें समझ में आ रही होंगी। इसीलिए अगले कुछ पार्ट्स के अंदर बड़े ध्यान से हमें टॉपिक्स को पढ़ना है। अब सबसे पहला टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक जनरली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हम फंक्शंस एंड फंक्शन कॉल्स के साथ डील कर रहे होते हैं। अभी तक हमने समझ लिया हमारे फंक्शंस एंड मेथड्स क्या होते हैं। तो जब भी हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर फंक्शंस होते हैं या फंक्शंस को कॉल किया जाता है तो हमारे जावास्क्रिप्ट में एक कॉल स्टैक बनता है। तो कॉल स्टैक में हमारे दो वर्ड्स हैं, एक है कॉल, एक है स्टैक। कॉल का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम किसी फंक्शन को दो पैरेंथेसिस लगाकर एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमने कोई फंक्शन बनाया, इसे नाम दे देते हैं फंक्शन हेलो, या index.html में नहीं, यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं फंक्शन हेलो, एंड ये हमारे लिए प्रिंट करवाएगा console.log हेलो। हमने कर दिया इस फंक्शन को सेव, एंड अब हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, ये हमारी फंक्शन की कॉल है। तो कॉल का मतलब हमें ऑलरेडी पता है। अब बात करते हैं कि स्टैक क्या होता है। स्टैक प्रोग्रामिंग के अंदर जनरली एक डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं। स्टैक हमारा जनरली इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, तो जब हम उसे विजुअलाइज करते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर हम विजुअलाइज करते हैं। स्टैक होता क्या है वैसे एग्जैक्टली, हमने कई बार एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारी बुक्स रखे हुए देखी होंगी, या जब भी घर में एक के ऊपर एक काफ़ी सारी प्लेट्स रखी जाती हैं, या हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे एक के ऊपर एक काफ़ी सारी प्लेट्स रखी होती है, उसे हम कहते हैं स्टैक ऑफ प्लेट्स। या फिर बुक्स को हम कहते हैं स्टैक ऑफ बुक्स। जब भी एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं तो उसे स्टैक कहा जाता है। जैसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जहाँ ये एक चीज़ आ गई, इसके ऊपर हमारी दूसरी चीज़ आ गई, इसके ऊपर तीसरी चीज़ आ गई, इसके ऊपर चौथी चीज़ आ गई, फिर पांचवी चीज़ आ गई। तो बेसिकली जैसे हम सीडीज को एक के ऊपर एक पाइल अप कर सकते हैं, इसे हम एक स्टैक कह देते हैं। तो जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है स्टैक। तो ये जो स्टैक होता है ये हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब वैसे इतना ज़्यादा डिटेल में पता होना ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा क्योंकि हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन रहे हैं तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जब भी हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स होती हैं उसके अंदर अगर हमें एक प्लेट और ऐड करनी है तो हम जनरली क्या करेंगे, जितनी भी प्लेट रखी हुई है उसके ऊपर लाकर एक और प्लेट रख देंगे। तो स्टैक के अंदर भी कुछ ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज हमने कोई नंबर 1 आइटम ऐड कर दिया तो वो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद एक और आइटम ऐड करना है तो वो टॉप पे जाके ऐड होगा, तो ये नंबर 2 वाला आइटम आ गया। एक और आइटम ऐड करना है वो तो वो थर्ड, उसके भी टॉप पे होगा। एक और आइटम ऐड करना है तो वो फोर्थ पर होगा। अब अगर हमें इन आइटम्स को बाहर निकालना है स्टैक से, यानी हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं या बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई हैं, तो जनरली अगर हमें कोई प्लेट उठानी होती है, शादियों में हम जाते हैं तो प्लेट रखी होती है बहुत सारी, कहाँ से उठाते हैं, बीच से तो नहीं निकाल रहे होते हम प्लेट्स, ना ही नीचे से निकाल रहे होते हैं। जनरली जो भी स्टैक बनता है प्लेट्स का, उसके ऊपर से प्लेट उठाई जाती है जिसको फिर हम यूज़ करते हैं। तो वैसा ही स्टैक के अंदर होता है कि जब हमें इसमें से डेटा बाहर निकालना होता है हम सबसे टॉप मोस्ट डेटा बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें डेटा निकालना होगा तो सबसे पहले तो हम 4 वाला जो पीस है उसे बाहर निकालेंगे तो 4 यहाँ से हट जाएगा। फिर हम ये 3 वाला पीस यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये 3 हट जाएगा। फिर हम 2 वाला पीस यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा, और फिर हम 1 वाला पीस यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये 1 हट जाएगा। तो स्टैक से हमें क्या पता चला कि जो चीज़ लास्ट में जाती है वो सबसे पहले आती है, यानी लास्ट में जो इन गया वो सबसे पहले आउट आया। लास्ट में कौन इन गया था, लास्ट में हमने 4 को ऐड किया था अपने स्टैक में, तो सबसे पहले निकला भी कौन, सबसे पहले 4 निकला, उसके बाद 3 निकला, उसके बाद 2 निकला, उसके बाद 1 निकला। ये मतलब होता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में लास्ट इन फर्स्ट आउट का, कि जो लास्ट में गया था वो उस डेटा स्ट्रक्चर से फर्स्ट पर बाहर आया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्टैक का कि इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो एलिमेंट्स हमेशा टॉप पे ऐड होते हैं, और एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं तो भी वो हमेशा टॉप से ही रिमूव हो रहे होते हैं। तो इतना बेसिक स्टैक के बारे में हमने रियलाइज कर लिया। अब बात करते हैं कि कॉल स्टैक का क्या मतलब है
और यहाँ पर हमने फंक्शंस की क्यों बात करी जब भी हम स्टैक की बात कर रहे हैं? तो जनरली हमारे जितने भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं उनको हमने लिखना सीख लिया, मेथड्स को लिखना सीख लिया। अब हमें ये भी पता है कि एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में दूसरे फंक्शन को कॉल लगा सकता है। जैसे ये हमारा एक हेलो फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स सपोज इसे हम नाम दे देते हैं डेमो। डेमो फंक्शन क्या करता है, हमारे हेलो फंक्शन को कॉल लगाता है। तो जब यहां पर हम अपने डेमो फंक्शन को कॉल लगाएंगे, जैसे ही हमने अपने डेमो फंक्शन को कॉल लगाई, हम डेमो फंक्शन की बात करेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे और डेमो फंक्शन क्या करेगा, डेमो फंक्शन हेलो फंक्शन को कॉल लगाएगा। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने हेलो फंक्शन में और हेलो फंक्शन क्या करेगा, console.log हेलो को प्रिंट करवा देगा। तो हमारी स्क्रीन पर जैसे ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे हेलो प्रिंट होकर आएगा। इसको देख भी लेते हैं एक बार। पहले तो अपनी index.html के अंदर स्क्रिप्ट टैग से कनेक्ट कर लेते हैं अपनी फाइल्स को, से कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, हमारी कंसोल स्क्रीन के अंदर हेलो आ गया। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस को हमें समझना है तो हम यहां पर प्रिंट भी कर सकते हैं console.log कॉलिंग डेमो फंक्शन। यहां से हमें पता चल गया कि हमने डेमो फंक्शन को कॉल लगाई है और यहां से हमें पता चल जाएगा कॉलिंग हेलो फंक्शन एंड यहां हम लिख देंगे इनसाइड हेलो फंक्शन। इसको कर लेते हैं सेव एंड फिर हम यहां पर वापस आ जाएंगे एंड जैसे ही हमारी डेमो वाली कॉल कंप्लीट हो जाएगी, इसे कह देते हैं डन बाय सेव रिफ्रेश। तो यहां पर हम पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रिंट होकर आया कॉलिंग डेमो फंक्शन। ये क्यों प्रिंट होकर आया, क्योंकि नॉर्मली जो फंक्शन की हमारी डेफिनेशन होती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जावास्क्रिप्ट पर, उसे नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। सबसे पहली चीज जो एग्जीक्यूट होगी ये हमारा console.log होगा, जिसकी वजह से प्रिंट होगा कॉलिंग डेमो फंक्शन, जो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आकर प्रिंट हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे इस डेमो फंक्शन की कॉल पर। डेमो फंक्शन की कॉल क्या करेगी, डेमो फंक्शन में जाएगी। तो हम आ गए डेमो फंक्शन के अंदर। जैसे ही हम यहाँ पर आए, हम दोबारा से प्रिंट करेंगे कॉलिंग हेलो फंक्शन। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में प्रिंट हुआ कॉलिंग हेलो फंक्शन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारी हेलो की कॉल जाएगी। तो हम इस हेलो फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से हमारी ये वाली लाइन सबसे पहले प्रिंट होगी इनसाइड हेलो फंक्शन। तो यहाँ प्रिंट हो गया इनसाइड हेलो फंक्शन एंड उसके बाद console.log हम कर देंगे हेलो। तो यहाँ हमने प्रिंट कर दिया है हेलो एंड उसके बाद इस हेलो से वापस हम कहाँ आ जाएंगे, इस डेमो के अंदर आ जाएंगे। वापस जब डेमो के अंदर आएंगे तो हम देखेंगे हेलो तो हमारा हो चुका है एग्जीक्यूट। तो वापस से डेमो वाली कॉल पर आ जाएंगे। जैसे ही डेमो वाली कॉल हमें पता चला कंप्लीट हो गई, फिर हम प्रिंट करवा देंगे डन एंड बाय। तो ये लास्ट लाइन में हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है डन एंड बाय। तो इस तरीके से कॉलिंग जो है वो एग्जीक्यूट होती है। और ये जो सारी कॉल्स होती हैं ये हमारी स्टैक के अंदर स्टोर होती हैं। इन कॉल्स के स्टैक के अंदर स्टोर होने का मतलब क्या है, स्टैक के अंदर स्टोर होने का मतलब ये है कि हमने एक फंक्शन बनाया हमारा हेलो फंक्शन एंड एक फंक्शन हमने बनाया अपना डेमो फंक्शन। अब जैसे ही हम अपने डेमो को कॉल लगाते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही हमने डेमो को कॉल लगाई, हमारे स्टैक के अंदर हमारी कॉल स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है, फंक्शन की कॉल स्टोर होती है। जैसे ये एक लेवल, इसे हम एक प्लेट समझ सकते हैं, जैसे स्टैक के ऊपर प्लेट या एक किताब आ जाए तो किताब के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, वैसे ही यहाँ पर हमारे फंक्शन की एक कॉल आ जाएगी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। तो इसके अंदर कौन से फंक्शन की इंफॉर्मेशन होगी, इसके अंदर हमारे डेमो फंक्शन की इंफॉर्मेशन होगी। कि जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो हम यहाँ पर आ गए, तो मतलब हमारी डेमो फंक्शन की कॉल आ गई। अब डेमो फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेमो फंक्शन के अंदर हम हेलो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब तक डेमो फंक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये कॉल यहीं पर रहेगी और डेमो फंक्शन कंप्लीट होने से पहले हम हेलो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जैसे ही हेलो फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर आ गए, वैसे ही क्या हुआ, स्टैक के अंदर एक और हमारी बुक या एक और प्लेट, एक और लेवल के ऊपर वाली फंक्शन कॉल आ गई जिसके अंदर हम हेलो फंक्शन की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। अब हम हेलो फंक्शन के अंदर आ गए, अब हम यहाँ के सारे काम कंप्लीट करा लेंगे। जैसे ही हमारा पूरा का पूरा हेलो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो लॉजिकली हमारे प्रोग्राम के रन करने के लॉजिक के हिसाब से हम वापस से अपने डेमो फंक्शन में आ जाएंगे। कहां पर आएंगे, उसी लाइन पर जहां पर हमारा हेलो फंक्शन कॉल हुआ था। यानी डेमो ने हेलो को कॉल किया,
हम हेलो पर गए, हेलो की फंक्शन कॉल ऐड हो गई स्टैक के अंदर। फिर हेलो जैसे ही पूरा कंप्लीट हो गया, हम वापस से यहाँ पर आ गए। हेलो की कॉल तो हो चुकी है, तो जैसे ही हेलो की कॉल कंप्लीट हुई, फिर हमारे स्टैक से हेलो भी हट जाएगा। उसके बाद जैसे ही डेमो की कॉल कंप्लीट हो गई और हम वापस यहाँ पर आ गए, तो हमारे स्टैक से ये डेमो भी हट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट में इंटरनली, मतलब प्रोग्राम जैसे काम करता है, उसके अंदर इंटरनली एक कॉल स्टैक होता है जो हमें जनरली दिखाई नहीं देता। हर वेबसाइट के पास अपना कॉल स्टैक होता है जिसमें पूरा ट्रैक किया जाता है कि जावास्क्रिप्ट का भी कौन सा फंक्शन कॉल चल रहा है। तो ये स्टैक काफी हेल्पफुल होता है ये रिकॉग्नाइज करने में कि हमारे प्रोग्राम के अंदर अभी किस तरीके का कॉलिंग स्ट्रक्चर चल रहा है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कॉल स्टैक का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना एज अ प्रोग्रामर, क्योंकि आगे जाकर हम काफी सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में डील करेंगे जहां पर अगर हमें कॉल स्टैक की नॉलेज होती है तो बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए बेसिक आइडिया ये है कि कॉल स्टैक होता क्या है। कॉल स्टैक बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ट्रैक करता है, क्या ट्रैक करता है कि कौन से फंक्शन की अभी कॉल चल रही है। अभी जो सिंगल सीक्वेंस वाइज कॉल्स चल रही हैं उसमें कौन सा फंक्शन पहले कॉल हुआ था, कौन सा फंक्शन बाद में कॉल हुआ था। जो फंक्शन पहले कॉल होता है वो तो नीचे स्टोर होता है, जो बाद में कॉल होता है वो ऊपर की तरफ स्टोर होता है। एंड जिस फंक्शन की कॉल खत्म हो गई फिर वो स्टैक से रिमूव भी होता रहता है। अगर हम किसी नए फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो वो स्टैक के अंदर ऐड भी होगा। तो ये बेसिक जनरल फंडा होता है हमारे कॉल स्टैक का। अब हम क्या करने वाले हैं, एक विजुअलाइजेशन करेंगे कॉल स्टैक का अपने इस कोड के लिए। यानी हमने एक कोड लिखा है जिसके अंदर सबसे पहले तो एक फंक्शन है वन नाम से, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वन रिटर्न करता है। उसके बाद हमारा फंक्शन है टू नाम से, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये वन प्लस वन रिटर्न करता है, यानी टू को रिटर्न करता है। पर टू को डायरेक्टली रिटर्न नहीं करता, पहले वन की कॉल लगाता है फिर वन की कॉल लगाता है। फिर एक फंक्शन है थ्री, इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है आंसर। आंसर के अंदर हम दो कॉल्स कर रहे हैं, पहले हम टू को कॉल करेंगे इस वाले फंक्शन को, फिर हम वन को कॉल करेंगे इस वाले फंक्शन को, फिर जो भी आंसर आएगा उसे हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। तो ये हो सकता है शुरुआत में एज ए बिगिनर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, बट बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। एक बार इनफैक्ट इसको कोड के अंदर हम लिखकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं वन, इस फंक्शन का काम होगा टू रिटर्न द वैल्यू। उसके बाद हम एक फंक्शन बना सकते हैं टू, इस फंक्शन का काम होगा रिटर्न वन प्लस वन। एंड फिर एक और फंक्शन हमारे पास होगा थ्री, एंड इस फंक्शन का काम होगा रिटर्न टू प्लस वन। या रिटर्न की जगह इसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, लेट आंसर इज इक्वल टू, एंड फिर हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं आंसर। अब यहाँ पर एग्जैक्टली होने क्या वाला है, सबसे पहले तो एक बार अपना कॉल स्टैक विजुअलाइज करके देख लेते हैं कि यहाँ पर होने क्या वाला है। ये यहाँ पर हमारा स्टैक हो गया, इस स्टैक के अंदर हम सारी की सारी कॉल्स को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, अच्छा वैसे सिर्फ ये तीन फंक्शन लिखे हुए हैं तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस थ्री वाले फंक्शन को कॉल लगानी पड़ेगी। तो थ्री वाले फंक्शन को कॉल लगाकर क्या होगा, जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे वैसे ही क्या होगा, हम थ्री वाले फंक्शन के अंदर चले जाएंगे और थ्री का, इसे स्टैक फ्रेम कहते हैं वैसे जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर, बट हम इसे फंक्शन कॉल कह लेते हैं, समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये थ्री वाली फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर आ जाएगी। थ्री वाली फंक्शन कॉल के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर। अब शुरुआत में जो हमारा आंसर वेरिएबल होगा कहाँ बनेगा, ये इसी कॉल के अंदर। यही फंक्शन कॉल है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हम ट्रैक करते हैं। इसी कॉल के अंदर हमारा एक आंसर बनेगा और ये कैसा वेरिएबल होगा, ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा, यानी फंक्शन का स्कोप है इसका, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है हमारा आंसर वेरिएबल, तो ये थ्री के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। शुरुआत में आंसर की क्या वैल्यू होगी, शुरुआत में आंसर की वैल्यू होगी अनडिफाइंड। इतना बेसिक हम सबको आई होप अभी तक पता है। तो आंसर वेरिएबल की शुरुआत में वैल्यू है अनडिफाइंड। अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टू वाले फंक्शन को कॉल गई है, तो टू वाले फंक्शन की कॉल जैसे ही आई, यहाँ पर जैसे ही टू वाले फंक्शन की कॉल आई हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे ही किसी भी फंक्शन की कॉल आई वो फंक्शन कॉल हमारे स्टैक में भी इंटरनली जाकर स्टोर हो गई, तो यहाँ पर हमारे टू वाले फंक्शन की कॉल आ गई। अब हम आ गए टू वाले फंक्शन में। टू वाले फंक्शन में जैसे ही आए, अब यहाँ पर कह रहा है रिटर्न कर दो कोई वैल्यू। क्या वैल्यू रिटर्न करनी है, पहले तो वन को कॉल लगाओ, यानी अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सी कॉल आई, वन की कॉल। इनफैक्ट इन कॉल्स को ट्रेस भी कर लेते हैं। ये हमारी थ्री की कॉल गई यहाँ पर फर्स्ट कॉल, फिर टू की कॉल आई सेकंड कॉल, फिर यहाँ पर इस वन की कॉल आ रही है अब थर्ड कॉल। जैसे ही वन को कॉल किया जाएगा हम इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। इस फंक्शन के अंदर आ गए तो हमारा एक और स्टैक फ्रेम ऐड हो गया हमारी वन वाली कॉल के लिए। अब ये हमारी वन वाली कॉल है, वन वाला फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा वन। तो वन रिटर्न होकर कहाँ आ जाएगा, वन रिटर्न होकर यहाँ आ जाएगा।
तो जैसे ही 1 की वैल्यू रिटर्न होकर आई, हमारे पास 1 वैल्यू यहाँ पर आ गई, और जैसे ही इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया, मतलब हमारा 1 वाला फंक्शन खत्म हो गया, ये कॉल खत्म हो गई, वैसे ही क्या होगा, स्टैक से 1 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है विच इज 1, अब हम इस 1 के लिए कॉल लगाएंगे। इस 1 के लिए जैसे ही कॉल लगेगी, यानी हमारी 4th कॉल, उसमें हम क्या करेंगे, वापस से इस 1 वाले फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे 1। जैसे ही 1 को रिटर्न किया, वैसे ही यहाँ पर एक और स्टैक फ्रेम बन जाएगा जिसका नाम होगा 1। ये वाला 1 क्या करेगा, दोबारा से 1 को रिटर्न करेगा, यानी वैल्यू नंबर 1 को। तो वैल्यू नंबर 1 रिटर्न होकर यहाँ पर भी आ जाएगी 1, और जैसे ये कॉल खत्म हो गई, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से भी 1 हमारा रिमूव हो जाएगा। अब हम कहाँ खड़े हैं, हम 2 वाली कॉल में खड़े हैं, तो 2 ही सबसे ऊपर है हमारे स्टैक के अंदर। 2 वाली कॉल में क्या रिटर्न करना है, ये 1 वाला वैल्यू आ चुकी है, ये 1 वाली वैल्यू आ चुकी है, तो हम 1 और 1 को प्लस करेंगे और ये 2 वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा वैल्यू नंबर 2। तो यहाँ पर इस 2 के अंदर हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न होकर आई, यहाँ पर हमारी वैल्यू जो रिटर्न होकर आई, दिस इज इक्वल टू वैल्यू 2। अब जैसे ही 2 की कॉल खत्म हो गई, यहाँ से हम वापस आ गए और वैल्यू हमारे पास आ गई, वैसे हम क्या करेंगे, 2 को अपने स्टैक से हटा देंगे। अब हम इसकी सेकंड कॉल पर आ जाते हैं, ये कॉल करेगा अब 1 को। 1 कौन से नंबर पर कॉल होगी, 4th नंबर के बाद हमारे पास 5th कॉल आएगी इस फंक्शन के लिए 1। तो 1 वाली कॉल जैसी आएगी, हम इस फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। इस फंक्शन के अंदर जाएंगे तो स्टैक के अंदर यहाँ पर हम आ जाएंगे 1 वाली कॉल के लिए। अब 1 क्या करेगा, रिटर्न कर देगा वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 रिटर्न होकर आ जाएगी इस फंक्शन 3 के पास। जैसे ही इस 1 से हम वापस रिटर्न होकर आ गए 3 वाले फंक्शन में, वैसे ही क्या होगा, ये 1 यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास अब दोनों वैल्यूज आ चुकी है, एक 2 आया है, एक 1 आया है, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 बन जाएगा। आंसर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, अब आंसर की वैल्यू अनडिफाइंड से हटकर हो जाएगी 3 के इक्वल, और फिर हम क्या करेंगे, आंसर को करवा देंगे प्रिंट। आंसर को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया एज 3। उसके बाद हमारा 3 वाला फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हम वापस आ जाएंगे अपनी कॉल पर, और जैसे ही 3 की कॉल खत्म हो गई, वैसे ही हमारा ये जो फंक्शन कॉल था ये यहाँ से पूरा हट जाएगा, एंड इसके लोकल वेरिएबल्स भी यहाँ से पूरे हट जाएंगे। इसीलिए जब हम 3 फंक्शन की कॉल के बाद आंसर को एक्सेस करेंगे तो वो कभी दिखेगा ही नहीं जावास्क्रिप्ट को। क्यों? क्योंकि 3 वाला ये जो आंसर वेरिएबल था ये तो फंक्शन कॉल के अंदर बिल्ड होता है, इसीलिए फंक्शन स्कोप अलग होता है, वेरिएबल्स का ग्लोबल स्कोप अलग होता है। अभी तक जो हम स्कोप के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिखेंगे कि कॉल स्टैक के अंदर ये आंसर वेरिएबल क्यों नहीं एक्सेसिबल हो पाता फंक्शन के बाहर। इसीलिए नहीं एक्सेसिबल हो पाता क्योंकि ये जो वेरिएबल लेट कीवर्ड से यहाँ पर 3 वाले फंक्शन के अंदर बिल्ड हुआ है, ये हमारी फंक्शन कॉल के अंदर था, और जैसे ही 3 वाला फंक्शन खत्म हो गया वैसे वो कॉल भी खत्म हो गई। इसीलिए अब 3 को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा जावास्क्रिप्ट, इसीलिए वो वेरिएबल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता जावास्क्रिप्ट के लिए। तो इस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं कि कैसे जब फंक्शंस एक दूसरे को कॉल करते हैं तो हमारे कॉल स्टैक के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, और जैसे ही हम कॉल स्टैक को समझ जाएंगे वैसे ही हमें समझ में आ जाएगा कि फंक्शंस का एग्जीक्यूशन किस तरीके से काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोड हमने लिखा है इसे हम करेंगे एक बार एग्जीक्यूट, एंड यहाँ पर हम कॉल करने वाले हैं अपने 3 वाले फंक्शन को। 3 वाले फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 3। ये कैसे प्रिंट होकर आया, इंटरनली बहुत कम टाइम में सारी की सारी कॉल्स एग्जीक्यूट हो गई और फिर फाइनली हमारा आंसर जो है वो प्रिंट हो गया। अब जावास्क्रिप्ट का जो कॉल स्टैक होता है उसे हम चाहें तो अपने ब्राउजर के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स होता है बेसिकली कि हमारे पास अगर कोई बड़ा सा कोड है और उसे एग्जीक्यूट करते टाइम हमें शक होता है कि हम एक लाइन को देखना चाहते हैं कि ये लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगी, तो उस लाइन के ऊपर हम ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स को जनरली हम डीबगिंग के लिए यूज करते हैं, यानी अभी डीबगिंग क्या होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स के ज़्यादा डिटेल क्या होते हैं उनके हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाद में जाकर जब हम अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग कर चुके होंगे, बैकएंड वगैरह देख चुके होंगे, तो वहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट्स को थोड़ा यूज करके देखेंगे कि डीबगिंग इज बेसिकली जब हमारे कोड में प्रॉब्लम आ जाती है और हमें समझ नहीं आता कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो वहां पर कोड की एक एक लाइन को हम डीबग करके देखते हैं। डीबग करना यानी बग को फाइंड आउट करना कि एरर एग्जैक्टली है क्या। अब उस प्रोसेस के बारे में अभी इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिकली अभी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्राउजर के ऊपर हम अपने कॉल स्टैक को देख सकते हैं। जैसे हमारा ये फंक्शन था जिसके लिए हमने अपने पूरे कॉल स्टैक को विजुअलाइज किया था इस कोड के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जाकर हमारा जो कंसोल विंडो के अंदर इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल विंडो के राइट साइड में हमारे पास सोर्सेज का ऑप्शन होता है। तो इस सोर्सेज के ऑप्शन में जाकर लेफ्ट में हमें काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये टॉप के अंदर जब हम जाएंगे और अपने फाइल्स के अंदर जब जाएंगे तो हमारी जहां पर भी app.js फाइल होगी, कौन सी app.js, यही app.js जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम इस फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अपना कोड दिखाई देगा, वो कोड जो हमने एक्चुअली app.js के अंदर लिखा है। अब हम इस कोड के ऊपर ब्रेक पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं। ब्रेक पॉइंट्स ऐड करने का
मतलब है कि जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब भी ये कोड रन करेगा, यहाँ पर इसको रन करने के लिए हम 3 भी लिख लेते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो जब भी ये कोड रन करेगा वैसे ही उस ब्रेक पॉइंट के ऊपर रुक जाना है। तो हम कहाँ पर रुकेंगे, हम इस 3 की एग्जीक्यूशन पर ही रुक जाएंगे कि जैसे ही 3 को कॉल जाएगी उसके बाद हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ब्रेक पॉइंट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर जिस भी लाइन पर हमें ब्रेक पॉइंट ऐड करना है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो 14th लाइन पर, यानी जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है हम अपने ब्रेक पॉइंट को ऐड करने वाले हैं यहाँ पर। तो हमने ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया। कैसे पता चलेगा ब्रेक पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ पर नीचे की तरफ जहां पर भी हमारे ब्रेक पॉइंट के ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि app.js के अंदर कहाँ पर ब्रेक पॉइंट ऐड हुआ है, इस लाइन नंबर 14 पर जहाँ पर 3 लिखा हुआ है। हम चाहे तो मल्टीपल लाइंस पर भी ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो ये एक और ब्रेक पॉइंट ऐड हो गया। इस लाइन पर भी चाहे तो ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम सिंगल लाइन पर ब्रेक पॉइंट ऐड करने वाले हैं। एक तो हो गया ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन, दूसरा हमारे पास होता है हमारी कॉल स्टैक का ऑप्शन। यहाँ पर कॉल स्टैक का ऑप्शन यहाँ पर है, जिसके अंदर हमने जो भी कॉल स्टैक एक्चुअली बना के देखा था वो हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखने के लिए हमने अपना ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया। अब हम इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया इस तरीके से एक डीबगर हमारे लिए स्टार्ट हो गया। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चीजों के, हमारा बेसिक मोटिव ये है कि हमें अपने कॉल स्टैक को ऑब्जर्व करना है कि कॉल स्टैक के अंदर क्या चल रहा है। तो हम इस कॉल स्टैक के अंदर अभी क्या है, अभी एनोनिमस है, मतलब अभी इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि खाली है अभी कॉल स्टैक, कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर। और अभी हम लाइन नंबर 14 पर हैं, जो बेसिकली हमारी फर्स्ट लाइन ही है एक तरीके से एग्जीक्यूशन की। अब हमें जाना है इन ऑप्शंस पर। इनमें जो जो ऑप्शंस है आप हवर करेंगे तो हमें दिखाई देने लग जाएगा किस किस चीज के ऑप्शन है। स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, ये हमारा स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा, ये हमारा स्टेप आउट ऑफ करंट फंक्शन होगा। हम इस चीज को बार बार जो है क्लिक करने वाले हैं, स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल। अब इसे जैसे ही हम फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही हम इस वाली कॉल के बाद अब हमें दिख रहा है जहां पर भी ग्रीन चल रहा है हम वहां पर आ चुके हैं, मतलब 3 वाले फंक्शन के अंदर हम आ चुके हैं। और कहां पर है, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर है। जैसे ही इस लाइन के ऊपर हम आए वैसे ही क्या हुआ, हमारी ये कॉल स्टैक थी, पहले तो सिर्फ एनोनिमस था, अब हमारे कॉल स्टैक के अंदर 3 वाला फंक्शन भी आ गया। तो बेसिकली पहले खाली था, अब एक लेवल ऊपर हमारा 3 वाला फंक्शन ऐड हो गया जैसे हमने विजुअलाइज किया था। और साथ के साथ यहाँ राइट साइड में स्कोप में हमें अपने वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा लोकल वेरिएबल है। 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स जिसमें सिर्फ अभी विंडो वेरिएबल है और कोई वेरिएबल है नहीं, और लोकल वेरिएबल्स। किसके लोकल, अभी जहां पर हम है, कहां पर हम है, हमारे 3 वाले फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है आंसर नाम से, जिसकी वैल्यू है अभी अनडिफाइंड। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक और स्टेप आगे जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। जैसे ही एक और स्टेप आगे जाएंगे वैसे ही क्या हुआ, इस लाइन से हमने 2 को कॉल लगाई और अब हम 2 वाले फंक्शन में आ गए। 2 वाले फंक्शन में जैसे ही आए 2 वाला फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर ऐड हो गया। अब 2 वाले फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं, एक भी लोकल वेरिएबल नहीं है, सिर्फ विंडो वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि काफी ऑब्वियस चीज है क्योंकि हमने 2 के अंदर कोई वेरिएबल्स बनाए ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 वाला फंक्शन सबसे पहले 1 को कॉल लगाएगा, तो एक स्टेप आगे जाते हैं। अब क्या हुआ, कॉल स्टैक के अंदर हमारे 3 के ऊपर 2 था, 2 के ऊपर अब 1 आ गया। 1 आ गया तो हम 1 के अंदर हैं अभी, और एक और स्टेप आगे जाएंगे तो 1 क्या करेगा, 1 यहाँ से रिटर्न कर देगा 1 को। तो अब यहाँ पर रिटर्न वैल्यू क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। एक और स्टेप आगे जाएंगे तो फाइनली वो वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पर रिटर्न होकर आ चुकी है। अब हमारे सेकंड कॉल के साथ हम आ गए। जैसे ही 1 से हम वापस आए वैसे ही क्या हुआ, 1 हमारे कॉल स्टैक से भी रिमूव हो गया। उसके बाद एक और स्टेप आगे जाएंगे तो ये सेकंड कॉल गई है हमारी 1 को, दोबारा से हम 1 के अंदर आ गए। दोबारा से 1 क्या करने की कोशिश कर रहा है, 1 को रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारा 1 वाला कॉल सबसे ऊपर है स्टैक के। अब जैसे ही एक और स्टेप आगे जाएंगे, 1 वाला कॉल स्टैक से हट गया, हम वापस 2 के अंदर आ गए। 2 ने इस वाले 1 से भी 1 कैलकुलेट कर लिया, इस वाले 1 से भी 1 कैलकुलेट कर लिया, तो एग्जैक्ट वैल्यू 2 हो गई। एक स्टेप आगे जाएंगे तो अब हम वापस आ गए 3 में। 3 में आंसर के अंदर ऑलरेडी 2 ने 2 रिटर्न कर दिया है। अब हम जाएंगे 1 वाली कॉल पर। जैसे एक स्टेप आगे जाएंगे, 3 के ऊपर हमारी 1 वाली कॉल आई, हम इस 1 वाली कॉल में आ गए। एक स्टेप आगे गए, उसने रिटर्न कर दिया 1 को। एक स्टेप आगे आ गए, वापस आ गए हम आंसर के अंदर। आंसर में 2 वाली कॉल भी कंप्लीट हो चुकी थी, 1 वाली कॉल भी कंप्लीट हो चुकी थी। अभी स्टैक के अंदर सिर्फ 3 है, तो 2 + 1 हमारे पास 3 आ गई आंसर की वैल्यू। और अभी आंसर की क्या वैल्यू है, अभी आंसर की वैल्यू है 3। और अभी कंसोल के अंदर क्या है, अभी कंसोल के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि अभी प्रिंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। हम इस लाइन पर हैं पर ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ग्रीन वाली लाइन। अब जैसे ही एक स्टेप आगे हम जाएंगे, यानी जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही इसे क्लिक किया वैसे ही क्या हुआ, console.log वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई और हमारे कंसोल के अंदर 3 हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। अब जैसे ही 3 प्रिंट होकर आ गया, एक स्टेप और आगे जाएंगे तो अब हम वापस आ गए और अब कॉल स्टैक हमारा दोबारा से
खाली हो गया। तो इस तरीके से एक और स्टेप आगे जाएंगे तो प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारा कोड पूरा खत्म हो चुका है, पूरा ये जो ब्रेक पॉइंट था इसे अब चाहे तो हम हटा सकते हैं। तो इस बार हम रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे लिए कुछ नहीं होगा, नॉर्मली हमारा कोड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से डीबगिंग काम करती है। ये हमने क्या किया, हमने सोर्सेस के अंदर जाकर app.js के अंदर जाकर अपने ब्रेक पॉइंट्स वाले फीचर को यूज किया एंड हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि जिस स्टैक को हमने अभी विजुअलाइज करके देखा था अपने फंक्शन कॉल्स के लिए, वो स्टैक एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्राउजर के अंदर दिखता है हमें। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए हम उसकी कॉल स्टैक्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। पर ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम जनरली नहीं करते। जब भी कहीं पर हम फंस जाते हैं, किसी कोड में प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ जाता है जो समझ नहीं आ रहा कौन सा फंक्शन किसे कॉल कर रहा है, जनरली तब हम अपने कॉल स्टैक को यूज़ करेंगे। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है फॉर अ प्रोग्रामर टू नो कि जब भी फंक्शंस कॉल किए जाते हैं तो कॉल स्टैक एग्जैक्टली होता क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के सिंगल थ्रेडेड नेचर के बारे में। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम दो कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं। एक होती है हमारी सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेजेस और एक होती है हमारी मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसको कहने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई कोड लिखा हुआ है तो एक टाइम पर कोड की एक चीज़ ही एग्जीक्यूट हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने app.js के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 25 एंड फिर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं 10 एंड फिर हम b को प्रिंट करवाते हैं कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद हम दोनों वेरिएबल्स का सम प्रिंट करवाते हैं a प्लस b। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे रन। तो क्या हुआ, console.log कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो .log, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमारे जावास्क्रिप्ट ने ए वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद सेकंड वाली लाइन को एग्जीक्यूट करके हमारे ए को प्रिंट करवा दिया यहाँ पर, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर बी वाली लाइन को एग्जीक्यूट करके बी को प्रिंट करवा दिया एंड फिर ए प्लस बी को एग्जीक्यूट करके ए प्लस बी को प्रिंट करवा दिया। यानी जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली हम एक टाइम पर बहुत सारे काम नहीं कर सकते, एक टाइम पर जेएस एक ही काम करती है और यही मतलब होता है सिंगल थ्रेडेड होने का। यानी एक ही धागा है एंड उसी के ऊपर सारा का सारा एग्जीक्यूशन चल रहा है। लेकिन कई बार जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम वेबसाइट्स को बिल्ड करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लगातार सीक्वेंस के अंदर नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एपीआई है। एपीआई का काम क्या होता है, एपीआई को वैसे हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे, पर एपीआई का जनरल काम होता है कि वो रिक्वेस्ट लेती है और कुछ डेटा सेंड करती है। यानी एपीआई को हम कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं और उस हिसाब से वो हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजती है। रिस्पॉन्स में कुछ डेटा भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि ये मैंने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब जावास्क्रिप्ट का कोड एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है कि उसे कुछ डेटा चाहिए और वापस में एपीआई उसे कुछ रिस्पॉन्स भेजती है। अब हो सकता है ये एपीआई जहां पर होस्टेड हो वहां पर सर्वर डाउन हो या इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो या कनेक्शन बन ही ना पाए, कुछ भी हो सकता है, या एपीआई गलत डेटा भेज दे या डेटा भेजने में बहुत सारा टाइम लगा दे। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में जो लाइन ऑफ कोड लिखी होगी इस एपीआई के साथ इंटरैक्ट करके इससे डेटा मांगने के लिए, हो सकता है उस डेटा को आने में काफी टाइम लग जाए। तो क्या वहां पर जावास्क्रिप्ट को एक जगह पूरा टाइम वेट करना चाहिए कि कब डेटा आएगा, कब डेटा आएगा, कब डेटा आएगा और हम आगे के सारे काम करेंगे। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है और हमने यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन लिए एक फॉर्म के थ्रू और अब हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। डेटाबेस के अंदर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कराते हैं। अब जावास्क्रिप्ट चाहता है कि उसने जो डेटा लिया है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कराए और डेटाबेस उसे बता दे कि या तो डेटा स्टोर हो चुका है या फिर कोई एरर आ गया। तो जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है डेटाबेस के अंदर स्टोर कराने के लिए, तो उस केस में डेटाबेस भी अपना खुद का टाइम लेता है उस डेटा को डेटाबेस के अंदर ऐड करने के लिए। तो उस केस में भी क्या जावास्क्रिप्ट को वेट करना चाहिए कि जब तक डेटा ऐड नहीं होता, जब तक डेटा ऐड नहीं होता तब तक आगे का कुछ भी काम नहीं होगा। अगर इस तरीके से जावास्क्रिप्ट वेट करने लग गई तो जैसे ही हम फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाएंगे या जैसे हम कहीं भी जाकर कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, कुछ भी बटन को क्लिक करेंगे, तो फिर उस टाइम पर जावास्क्रिप्ट रुक ही जाएगा और वेबसाइट के बाकी के फीचर्स काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे पास जेएस के अंदर इस सिंगल थ्रेडेड नेचर के साथ डील करने के लिए कुछ चीजें आती हैं और इनमें एक चीज होती है हमारी कॉल बैक्स। कॉल बैक्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, यहाँ पर कॉल बैक्स हमने पढ़ा हुआ है क्या होते हैं। कॉल बैक्स हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो दूसरे फंक्शंस में एज आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। तो कॉल बैक्स कैसे हेल्प कर पाएंगे, कॉल बैक्स ऐसे हेल्प कर पाएंगे कि अगर हमें लेट्स सपोज इस एपीआई के कंप्लीशन पर कुछ काम करवाना है या इस डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड होने के कंप्लीशन में कुछ काम करवाना है, तो उस काम को हम एज कॉल बैक पास कर सकते हैं अपने डेटाबेस ऑपरेशन या फिर अपने एपीआई वाले फंक्शन कॉल वाले फंक्शन को।
तो बेसिकली अगर हमें ऐसे काम कराने होते हैं जो इसके एग्जीक्यूशन पे कंप्लीट हो या इसके एग्जीक्यूशन के कंप्लीट हो, तो उस केस में हम कॉल बैक्स यूज कर सकते हैं। या अभी तक हमने सेट टाइम आउट जैसे फंक्शंस पढ़े हैं, तो सेट टाइम आउट भी हमारे काफी काम आता है। सेट टाइम आउट से हम क्या कर सकते हैं, सेट टाइम आउट से हम एक ऐसा पीस ऑफ कोड बना सकते हैं जो अपने आप एग्जीक्यूट होता रहेगा कुछ सेट ऑफ टाइम बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये कोड लिखा है, यहाँ पर हमने सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल किया है, उसके अंदर हमने कॉल बैक पास किया है, कॉल बैक के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं अपना कॉलेज, एंड कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट ली है हेलो की। अब एक बार इस कोड को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसे कर देते हैं कॉमेंट आउट, यहाँ पर अपना एक सेट टाइम आउट बना लेते हैं, इसके अंदर एक कॉल बैक पास करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे कंसोल डॉट लॉग अपना कॉलेज, एंड टाइम हम पास कर देंगे 2 सेकेंड्स, एंड उसके बाद प्रिंट करवा लेंगे कंसोल डॉट लॉग हेलो, सेव एंड रिफ्रेश। अब हमें ऑलरेडी पता है कि सेट टाइम आउट हमारा काम कैसे करता है। सेट टाइम आउट में हमारे पास एक टाइमर चलने लगता है जो एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद जाकर एग्जीक्यूट होगा, एंड 2 सेकंड जैसे ही हो जाएंगे हमारे कॉल बैक के अंदर जो जो ऑपरेशंस लिखे होंगे ये सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड इस सेट टाइम आउट के कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करता, वो 2 सेकंड यहाँ पर वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आगे की जितनी भी लाइन है उनको जाकर एग्जीक्यूट करा देगा। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं वैसे ही हमारे पास हेलो तो ऑलरेडी प्रिंट होकर आ गया और 2 सेकंड बाद हमारा सेट टाइम आउट काम कर गया। अब यहाँ पर एज अ बिगिनर हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि अगर जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, यानी जावास्क्रिप्ट में अगर एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है, तो जावास्क्रिप्ट ने ये वेट करने का काम कैसे किया। अब वेट करना भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपने आप में एक काम होता है। तो अगर जावास्क्रिप्ट एक टाइम पर एक ही काम कर सकती है तो जावास्क्रिप्ट इस लाइन को प्रिंट करवा रही है, या नीचे अगर बहुत सारी लाइंस है तो उनको प्रिंट करवा रही है। या फिर एक और एग्जांपल दिखाते हैं कि एक ये सेट टाइम आउट है एंड इसके अलावा एक और सेट टाइम आउट है जो दोनों 2 सेकंड पर एग्जीक्यूट होते हैं, और यहां पर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, सेव रिफ्रेश। अब हेलो प्रिंट हो गया एंड 2 काम एक साथ हो गए, यानी जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुए ये दोनों काम एक साथ हो गए। तो जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट से 2 काम एक साथ कैसे करवा पा रही है अगर वो सिंगल थ्रेडेड है। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो सेट टाइम आउट वाला काम है, ये जो वेटिंग का काम है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं करवाती, ये हमारा ब्राउजर करवाता है। जावास्क्रिप्ट का तो अपना नेचर है कि वो सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन ब्राउजर का वैसा नेचर नहीं है। ब्राउजर्स जनरली C++ के अंदर लिखे जाते हैं। तो हमारी जो C++ लैंग्वेज है या हमारी जो जावा लैंग्वेज है, ये लैंग्वेजेस केपेबल होती है मल्टी थ्रेडिंग करने के, यानी ये लैंग्वेजेस केपेबल होती है मल्टीपल काम एक साथ करने के। तो इसीलिए ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, यानी जितना भी हम डिले यहाँ पर मेंशन करेंगे उतने टाइम तक हमारा ब्राउजर इस सेट टाइम आउट को स्टोर करके रखेगा। उसके बाद जैसे ही उतना टाइम हो गया और सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट कराने का काम आ गया, तो ब्राउजर जाकर हमारे सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल स्टैक के अंदर ऐड कर देगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, इसमें हमने सेट टाइम आउट लिखा। उसके साथ साथ हमारे पास एक और एंटिटी है हमारा ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट ने लिखा हुआ है, ब्राउजर का कोड हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्रोम C++ में लिखा हुआ है। तो सेट टाइम आउट वाली लाइन जैसे ही आएगी तो क्या करेगा, सेट टाइम आउट तो ब्राउजर के पास चला जाएगा, और ब्राउजर जितना भी डिले हमने दिया होगा, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का, 50 सेकंड का, उतने डिले तक ब्राउजर अपने सेट टाइम आउट को संभाल कर रखेगा, उसके लिए वेट करेगा। और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अपना नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा, वो इग्नोर करेगा कि उसके पास कोई सेट टाइम आउट था भी क्या। अब जैसे ही डिले कंप्लीट हो गया, जैसे ही डिले कंप्लीट हो गया, ये हमारा कॉल स्टैक है, तो ब्राउजर क्या करेगा, कॉल स्टैक के अंदर लाकर अपने सेट टाइम आउट को स्टोर कर देगा टॉप पर। और जैसे ही जावास्क्रिप्ट को पता चलेगा अच्छा मेरे कॉल स्टैक के अंदर ये फंक्शन है, तो फिर वो जाकर उसे एग्जीक्यूट कर देगा। जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली वेट करने का काम नहीं कर सकती, वेट करने का काम हमारा ब्राउजर करता है, क्योंकि वो वेट भी कर सकता है, वो दूसरी चीजें भी कर सकता है। पर जावास्क्रिप्ट एक टाइम पे सिर्फ वेट ही कर सकता है या फिर दूसरे काम कर सकता है, तो वो वेट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं, उसे ब्राउजर को दे देता है और फिर ब्राउजर उसके लिए काम करता है। फिर ब्राउजर जैसे ही सेट टाइम आउट की बारी आती है लाकर जावास्क्रिप्ट को कह देता है अब तो इसे एग्जीक्यूट करा दो, और जावास्क्रिप्ट जाकर फिर उसे एग्जीक्यूट करा देता है। तो इस तरीके से हमारे सेट टाइम आउट या हमारी कॉल बैक्स जैसी चीजें काम करती हैं।
तो इसीलिए हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि जावास्क्रिप्ट अगर सिंगल थ्रेडेड है तो उसके अंदर इस तरीके से आगे पीछे काम कैसे हो पा रहे हैं, या अगर बहुत सारे सेट टाइम आउट्स है तो सारे एक साथ कैसे एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं। एक्चुअली ये जो सेट टाइम आउट्स है ये एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, इंटरनली ब्राउजर क्या करेगा, पहले इस फंक्शन को अपने कॉल स्टैक के अंदर ऐड कर देगा, जावास्क्रिप्ट के कॉल स्टैक के अंदर, फिर इस फंक्शन को जेएस के कॉल स्टैक के अंदर ऐड कर देगा। अब जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, ब्राउजर क्या करेगा, पहले एक फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के कॉल स्टैक के अंदर ऐड करेगा, जावास्क्रिप्ट इमीडिएटली उसे एग्जीक्यूट कर देगा, फिर दूसरे फंक्शन को ऐड करेगा, फिर जावास्क्रिप्ट उसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये काम जो है बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, इसीलिए हमें कभी पता नहीं चलता कि ये दोनों काम एक साथ हुए या नहीं हुए। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ने दोनों फंक्शंस को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कराया, पहले एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया फिर दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। अब ये जो नेचर होता है चीजों का, एक तो है कि हम पहले एक लाइन एग्जीक्यूट कराएं, फिर हम सेकंड लाइन एग्जीक्यूट कराएं, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, फिर फिफ्थ लाइन, इस तरीके से जो हम कोड करते हैं उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस कोड, या उसे हम सिंक्रोनस नेचर कहते हैं। सिंक्रोनस यानी एक साथ सारी की सारी चीजें सिंक में चल रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार चल रही हैं। पर जब हम सेट टाइम आउट जैसी या कॉल बैक्स जैसी, सेट इंटरवल जैसी चीजें यूज करते हैं तो वहां पर हम जावास्क्रिप्ट के नेचर को एसिंक्रोनस बना रहे होते हैं। एसिंक्रोनस मतलब जरूरी नहीं है सारी चीजें लगातार हों, हो सकता है बीच में कुछ और एक्स्ट्रा चीज हो जाए, या जो चीज हमने पहले करने की कोशिश की थी सेट टाइम आउट से, उसका जब डिले कंप्लीट होगा तब जाकर वो हो जाए। तो जब बहुत सारी चीजें एसिंक्रोनस होती हैं तो उसी को हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग या जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस नेचर कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम वही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। इवन दो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन वो एसिंक्रोनसली एक्ट करती है, तो इसीलिए हमारे पास कई बार कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में और उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। अब जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस नेचर की वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है ये होती है कॉल बैक हेल की। इस प्रॉब्लम को बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। हम क्या करेंगे, अपना एक app.js खाली कर लेते हैं और index.html के अंदर एक h1 हेडिंग बनाते हैं, जिस पे हम लिख लेते हैं अपना कॉलेज, सेव, रिफ्रेश। अब थोड़ा सा इस पेज पे हम कर लेते हैं जूम इन। अब हम क्या करेंगे, app.js के अंदर कोड लिखेंगे इस हेडिंग का कलर चेंज करने के लिए। लेट्स सपोज सबसे पहले तो अपने h1 को एक्सेस कर लेते हैं, document.query selector, हमारा h1, एंड हमें h1 का कलर चेंज करना है टू रेड। तो हम सिंपली लिख सकते हैं h1.style.color इज इक्वल टू रेड। इसको कर लिया सेव एंड रिफ्रेश, तो हमारा कलर रेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि अभी तो कलर रेड हो गया, पर हमें इमीडिएटली कलर रेड नहीं करना, हमें 1 सेकंड के बाद कलर को चेंज करना है। तो उसके लिए हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन लिख सकते हैं। हम लिख देंगे सेट टाइम आउट, उसमें एक हम कॉल बैक पास कर देंगे कि जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट हो जाए हमारे h1 का कलर चेंज कर दो टू रेड, एंड डिले दे देंगे यहाँ पर 1 सेकंड का, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होगा हमारा कलर चेंज हो गया टू रेड। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर तो 1 सेकंड बाद कलर रेड चेंज हो गया, पर 1 सेकंड और बाद, यानी जब 2 सेकंड हो जाएंगे तब हमारा कलर कुछ और हो जाए, यानी ऑरेंज हो जाए। तो इस तरीके से एक और हम सेट टाइम आउट बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कलर ऑरेंज एंड 2000 का डिले, सेव, रिफ्रेश। तो 1 सेकंड हुआ तो कलर रेड, 2 सेकंड हुए तो कलर ऑरेंज। अब इस तरीके से लेट्स सपोज हमें 3 बार कलर चेंज करना है, तो एक और डिले हम डाल सकते हैं 3 सेकंड्स बाद के लिए, एंड इस बार हम कलर को चेंज करना चाहते हैं टू ग्रीन, सेव, रिफ्रेश। तो पहले रेड हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर हमारे पास ग्रीन हो गया। अब ये 3 कलर्स हमारे 1-1 सेकंड के डिले बाद आ रहे हैं। बट लेट्स सपोज ऐसे हमारे पास बहुत सारे काम हैं, तो क्या हम हर काम के लिए कैलकुलेट करेंगे कि इतना डिले हो जाए, इतना डिले हो जाए, इतना डिले हो जाए? बेसिकली हम चाहते हैं कि 1 सेकंड बाद हमें पता है रेड हो जाना चाहिए, पर जब भी रेड हो उसके 1 सेकंड बाद हमेशा ऑरेंज हो जाना चाहिए, जब भी ऑरेंज हो उसके 1 सेकंड बाद हमेशा ग्रीन हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को हम और बेटर तरीके से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बेसिकली कलर चेंज करने के लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर एक कॉल बैक है, एक फंक्शन है जिसके अंदर कलर ही तो चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन चेंज कलर। चेंज कलर के अंदर हम एक कलर इनपुट ले सकते हैं और h1.style.color को हम सेट कर सकते हैं टू दिस वैल्यू। इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें अपना चेंज कलर पास करना है एज अ कॉल बैक। तो यहाँ हम अपना चेंज कलर पास कर देंगे विद द कलर रेड, एंड उसी तरीके से यहाँ भी
हम अपना कलर पास कर देंगे ऑरेंज, एंड यहाँ पर भी हम अपना कलर पास कर देंगे ग्रीन। सेव, रिफ्रेश। अब ये जो फंक्शन है ये एसिंक्रोनसली काम नहीं करेगा, यानी ये क्या करेगा, ये तो एक टाइम पर एग्जीक्यूट ही हो सकता है अपने इस आर्ग्यूमेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस कलर को इमीडिएटली चेंज कराने की बजाय हम इस फंक्शन के अंदर ही सेट टाइम आउट को ऐड कर देंगे। तो यहां पर ऐड कर देंगे हम अपना सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर हमारा कॉल बैक आ जाएगा, और इस कॉल बैक के अंदर हम क्या करेंगे, अपने कलर को चेंज कराएंगे और साथ के साथ एक डिले दे देंगे कि कितने टाइम बाद हमारा ये कलर चेंज होना चाहिए। तो उस डिले के लिए भी एक हम पैरामीटर लिख लेते हैं। तो बेसिकली चेंज कलर हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक है हमारा कलर, दूसरा है हमारा डिले, और फिर सेट टाइम आउट लगा देता है कि मुझे अपने H1 हेडिंग का कलर चेंज करना है कितने डिले बाद, वो यूजर ने ऑलरेडी बताया है। तो इन लाइंस को हम दोबारा एक बेटर तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने चेंज कलर को कॉल कर दिया, जिसमें हम रेड कलर करवा सकते हैं 1 सेकेंड बाद। अब दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा ऑरेंज और यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन। अब हम चाहते हैं पहले रेड कलर चेंज हो जाए, फिर 1 सेकेंड बाद, उसके बाद उसके 1 सेकेंड बाद ऑरेंज कलर हो जाए, उसके 1 सेकेंड बाद ग्रीन कलर हो जाए। पर उसके लिए हमें ये लाइनें अगर हम लिखेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा, रेड इमीडिएटली होगा 1 सेकेंड बाद, ऑरेंज भी इमीडिएटली होगा 1 सेकेंड बाद, ग्रीन भी इमीडिएटली होगा 1 सेकेंड बाद। तीनों कलर चेंज एक साथ होंगे, और क्योंकि ग्रीन वाला कलर चेंज लास्ट में हुआ है तो अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें 1 सेकेंड बाद ग्रीन ही दिखेगा, रेड और ऑरेंज कभी हमें दिखेंगे ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमें 2 सेकेंड करने की जरूरत है, यहाँ पर हमें 3 सेकेंड करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर 1 सेकेंड का वेट करेंगे, पहले रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर हमारे पास ग्रीन होगा। पर ये एक अच्छा तरीका नहीं है चीजों को करने का, क्योंकि हम चाहते हैं पहली हमारी चीज कंप्लीट हो तभी हमारी सेकंड चीज हो, और सेकंड चीज कंप्लीट हो तभी हमारी थर्ड चीज हो। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि कलर चेंज करने में कुछ एरर आ जाए। मतलब कलर चेंज करना किसी चीज का बहुत बेसिक ऑपरेशन होता है जेएस के अंदर। हो सकता है हम कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पहला डेटा ऐड करा रहे हैं, फिर हम यहाँ दूसरा डेटा ऐड करा रहे हैं, फिर हम यहाँ तीसरा डेटा ऐड करा रहे हैं 1 सेकेंड बाद। अगर पहला डेटा ही ऐड नहीं हुआ तो हमें नहीं कराना दूसरा डेटा, हमें नहीं कराना तीसरा डेटा। तो इसीलिए फर्स्ट चीज होती है, सेकेंड चीज होती है, उसी के ऊपर कई बार थर्ड चीज भी डिपेंडेंट होती है। जैसे यहाँ पर कलर चेंज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए वो डिपेंडेंसी दिखाने के लिए हम कॉल बैक्स का यूज करेंगे। तो यहां पर हम एक कॉल बैक डाल सकते हैं जिसको हम नाम दे देंगे नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर क्या है, नेक्स्ट या इसे नेक्स्ट कलर चेंज कह लेते हैं। नेक्स्ट कलर चेंज एक्चुअली एक फंक्शन है। अब जैसे ही हमारा फर्स्ट कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कलर चेंज को कॉल लगाएंगे। यानी हमारा पहला कलर चेंज होगा तभी हम अपने नेक्स्ट कलर चेंज को कॉल लगाएंगे। तो हमने चेंज कलर के अंदर एक कॉल बैक को ऐड कर दिया। तो अब हम चेंज कलर को कॉल लगाएंगे रेड कलर को चेंज करने के लिए। इतने पार्ट को हम हटा लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं जैसे ही रेड कलर चेंज हो जाए वैसे ही अब हम एक और कॉल बैक पास करते हैं जो एग्जीक्यूट हो जाए। उस कॉल बैक में क्या हो, उस कॉल बैक में हमारा ऑरेंज कलर आ जाए 1 सेकेंड बाद। तो हम यहाँ पर एक कॉल बैक बना सकते हैं एक एरो फंक्शन की हेल्प से, और इस कॉल बैक के अंदर हम चेंज कलर पास कर देंगे ऑरेंज, और ऑरेंज कितने सेकंड बाद होना चाहिए, 1 सेकंड बाद। इतने पार्ट को अभी के लिए हटा लेते हैं, इस कोड को समझते हैं। हमने एक चेंज कलर फंक्शन बना दिया जिसके 3 आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा कलर होना चाहिए, डिले होना चाहिए, और एक बार कलर चेंज हो गया तो नेक्स्ट कलर कौन सा करना है। तो सेट टाइम आउट से वो क्या करेगा, जितना भी डिले हमने दिया है उस टाइम के बाद हमारा कलर चेंज कर देगा, और फिर नेक्स्ट कलर चेंज के लिए कॉल लगा देगा। अब यहाँ पर चेंज कलर में हमने पास कर दिया कि 1 सेकेंड बाद हमारा रेड कलर कर दो, और जैसे ही रेड कलर कंप्लीट हो जाए फिर इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करा देना। ये कॉल बैक क्या कहता है कि 1 सेकेंड बाद कलर को हमारे को ऑरेंज कर दो। अब यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देखते हैं कि अगर हमारी नेक्स्ट कलर की वैल्यू, नेक्स्ट कलर चेंज की वैल्यू लेट्स सपोज फॉल्स हुई, तो उस केस में हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना। जैसे ऑरेंज के अंदर हम कोई कॉल बैक नहीं दे रहे अभी। कॉल बैक सिर्फ कहाँ पर है, कॉल बैक इस सिर्फ रेड कलर वाले फंक्शन कॉल के अंदर है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो पहले कलर रेड होगा, उसके बाद कलर हमारा ऑरेंज होगा। तो इस तरीके से हमारे कॉल बैक्स काम करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने नेस्टिंग कर दी। अब ये तो हमने ऑरेंज चेंज करा लिया, पर हम चाहते हैं ऑरेंज के चेंज होने के बाद हमारे पास कलर अब ग्रीन आ जाए। तो उसके लिए ऑरेंज के अंदर हम अपना कॉल बैक ऐड कर सकते हैं। ये हमने कॉल बैक ऐड कर दिया, और कॉल बैक के अंदर हम इसे कॉल लगा देंगे चेंज कलर फॉर ग्रीन। कितने टाइम बाद, 1 सेकेंड बाद। इसको कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पर इस कोड का मतलब ये है कि 1 सेकेंड बाद कलर रेड कर दो, जैसे कलर रेड हो जाए उसके 1 सेकेंड बाद कलर ऑरेंज कर दो, जैसे ही ऑरेंज हो जाए उसके 1 सेकेंड बाद कलर को ग्रीन कर दो। और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इस कॉल बैक की मदद से। इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश।
तो पहले कलर रेड हुआ, फिर ऑरेंज हुआ, फिर ग्रीन हुआ। इस तरीके से अगर हमें बहुत सारे कलर्स करने हैं, लेट्स सपोज हम एक और कॉल बैक लगा लेते हैं एक और कलर चेंज करने के लिए। तो इस बार हम चेंज कलर को कॉल लगाएंगे टू चेंज आर कलर टू येलो, एंड ये भी हो जाए हमारा 1 सेकेंड बाद। कॉमा कर लेते हैं यहाँ पर, सेव, रिफ्रेश। तो इस बार कलर पहले रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर हमारा येलो होगा। एंड इस तरीके से बहुत सारे और नेस्टिंग आ सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 10 काम करवाने हैं एक साथ। अब 10 कलर चेंज तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बट हाँ एक और कलर चेंज कर लेते हैं कि इस बार कॉल बैक के अंदर चेंज कलर को कॉल हो जाए फॉर आर कलर पिंक या ब्लू कह देते हैं। कितने सेकेंड बाद? 1 सेकेंड बाद। सेव, रिफ्रेश। तो पहले रेड हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ब्लू हो गया। अब आपको देखकर लग सकता है कि ये तो हम बहुत स्टूपिड सी चीज़ कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही रैंडम एक चीज़ है और इसको इस तरीके से नेस्टिंग तरीके से कराने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से एक एक लाइन हम सेट टाइम आउट कर सकते हैं। पर कई बार प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरीके की सिचुएशंस बहुत बार हमें देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर कलर चेंज में हमें थोड़ा सेंस नहीं बना रहा होगा कि क्यों हम इस तरीके से नेस्टिंग कर रहे हैं, क्यों हम इस तरीके से एक कोड के अंदर इतने सारे कॉल बैक्स को ऐड कर रहे हैं। पर प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम API कॉल्स करना स्टार्ट करेंगे, जब हम डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड कराना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके का कोड हमें बार बार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कॉल बैक्स के अंदर नेस्टिंग हो रही है। ये एक कॉल बैक है, इसी के अंदर एक और कॉल बैक आ गया, इसी के अंदर एक और कॉल बैक आ गया, इसी के अंदर एक और कॉल बैक आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे कॉल बैक्स की नेस्टिंग हो रही है। एंड इस कोड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इतना अच्छा कोड नहीं है। मतलब ये कोड वर्क कर रहा है, पर अगर देखकर हमें इस कोड को समझना हो कि इधर चल क्या रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए ये जो कॉल बैक्स की नेस्टिंग होती है, इसको हम कॉल बैक हेल कहते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है, इसी को हम कॉल बैक हेल कहते हैं। और कॉल बैक हेल एक एक्चुअल प्रॉब्लम है कॉल बैक्स के साथ। यानी जब भी हम एसिंक्रोनसली जावास्क्रिप्ट के साथ अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम वो काम विद कॉल बैक्स करते हैं और वहां हम बहुत सारी नेस्टिंग कर देते हैं, जो यहाँ पर तो इतनी सेंस नहीं बना रही नेस्टिंग, पर एक्चुअली होती है इस तरीके की नेस्टिंग कोड्स में। आप अगर प्रोडक्शन लेवल का कोड देखोगे जो एक्चुअल वेबसाइट्स के अंदर लिखा जाता है, वहां पर इसी तरीके की कॉल्स हमें कई बार देखने को मिलेंगी, जिनको हमें समझना पड़ेगा, जिन पर हमें टाइम लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में कॉल बैक हेल नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। अब कॉल बैक हेल प्रोग्रामिंग के अंदर एक रियल चीज है और इससे बचने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कई चीजें इन्वेंट हुई हैं, कई चीजें बनी हैं जो हमें कॉल बैक हेल से बचाती हैं। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए हम प्रोमिसेस नाम की चीजों को यूज करते हैं। हम एसिंक एंड अवेट कीवर्ड जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल में अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोमिसेस एग्जैक्टली होते क्या हैं, कैसे वो कॉल बैक हेल से हमें कुछ हद तक बचाते हैं। उसके बाद हम एसिंक और अवेट इन 2 कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो और ज़्यादा बेटर बनाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को। क्योंकि इस तरीके से हम कॉल बैक्स के अंदर नेस्टिंग करते चले गए तो फिर हमें काफ़ी तकलीफ होगी अपने कोड को 10 दिन बाद 15 दिन बाद दोबारा पढ़ने में। बट हाँ, इस तरीके का कोड भी प्रोडक्शन के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो इस कोड को देखकर घबराना नहीं है। बेसिकली इस कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि हमने नेस्टिंग करी, कॉल बैक्स की, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक बार पॉज कर सकते हैं, अच्छे खासे 5, 10, 15, 20 मिनट लीजिए, जितना भी टाइम हमें लग रहा है इस कोड को, इस फिनोमेना को एग्जैक्टली समझने के लिए। एंड उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रोमिसेस एग्जैक्टली होते क्या है और कैसे वो हमें इस कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम से बचाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोमिसेस के बारे में। प्रोमिसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में बात करने से पहले हम एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे कॉल बैक्स का। यानी एक ऐसी सिचुएशन लेंगे जिसमें एक्चुअली कॉल बैक हेल एग्जिस्ट करता है और फिर उस सिचुएशन को हम कैसे प्रोमिसेस से इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। अब हमने क्या किया है, app.js के अंदर जितना हमारा कोड था उसको हमने कर दिया कमेंट आउट। अब हम एक नया कोड लिखेंगे कॉल बैक्स के लिए। अब इस कोड के अंदर हम डेटाबेसेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली डेटाबेसेस क्या होते हैं वो हमने अभी तक कवर नहीं किया है डिटेल में, बट डेटाबेस को अगर हमें इमेजिन करना है अभी के लिए तो हम इमेजिन कर सकते हैं एक फोल्डर है हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर हम कुछ डेटा सेव कर सकते हैं। उस फोल्डर के अंदर फाइल सेव कर सकते हैं, फोटो सेव कर सकते हैं, कुछ और टेक्स्ट वाला डेटा भी सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना एक फेक डेटाबेस इमेजिन कर लेंगे। यानी हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर कुछ डेटा जाता है और उस फंक्शन का काम है डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कराना। पर ये फंक्शन एक्चुअल डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर नहीं कराएगा, सिर्फ प्रिंट करवाएगा कि डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। तो इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन को हम नाम देंगे सेव टू डीबी, यानी सेव टू डेटाबेस। एंड इस फंक्शन के अंदर हम सेंड कर देंगे कुछ डेटा एज एन आर्ग्यूमेंट।
अब इस फंक्शन का काम होता है डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कराना। लेट्स सपोज डेटा को इसने सेव करा दिया और फिर ये प्रिंट करवा देगा console.log योर डेटा वॉज सेव्ड। तो ये चीज़ उसने प्रिंट करवा दी। अब ये जो हमारा डेटाबेस है ये इंटरनेट स्पीड पर बहुत डिपेंड करता है। तो इंटरनेट की स्पीड अगर हाई होगी तो डेटा सेव हो जाएगा, और इंटरनेट अगर स्लो चल रहा होगा तो फिर डेटा सेव नहीं होगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट इंटरनेट स्पीड, और इसके अंदर हमारी कोई रैंडम इंटरनेट स्पीड आएगी। अब इंटरनेट स्पीड फिक्स तो होती नहीं है, जो आगे से सर्विस प्रोवाइडर से आ रही है वही मिलती है। तो हम रैंडम नंबर ले लेंगे इंटरनेट स्पीड के लिए 1 से लेकर 10 तक की रेंज में। तो math.floor math.random इंटू 10 + 1, तो कोई भी रैंडम नंबर हमारी इंटरनेट स्पीड वेरिएबल के अंदर आकर सेव हो जाएगा। अब हमें पता है इंटरनेट स्पीड अगर फास्ट होगी तो फिर डेटा सेव हो पाएगा, स्लो होगी तो डेटा सेव नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारी जो इंटरनेट स्पीड है, इफ इंटरनेट स्पीड इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 4 की स्पीड से अगर ज़्यादा है इंटरनेट की स्पीड, तो उस केस में हमारा डेटा सेव हो जाएगा। यानी उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे डेटा हमारा सेव हो गया। एल्स बाकी सारे केसेस में हम प्रिंट करवा देंगे console.log वीक कनेक्शन डेटा नॉट सेव्ड। तो अब हमारा ये सेव टू डीबी फंक्शन हो गया जो कुछ डेटा लेता है और फिर इंटरनेट स्पीड उसके अंदर आती है। इंटरनेट स्पीड की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है तो उस केस में डेटा सेव हो जाएगा। योर डेटा वॉज सेव्ड के बाद हम डेटा की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, और या फिर हम प्रिंट करवा देंगे वीक कनेक्शन डेटा सेव नहीं हुआ। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसे तो कर देते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज, कंसोल पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर सेव टू डीबी को कॉल लगाएंगे। लेट्स सपोज हमें अपना कॉलेज को सेव करवाना है, अपना कॉलेज हमारा डेटा है, तो एंटर किया तो योर डेटा वॉज सेव्ड अपना कॉलेज। तो इंटरनेट स्पीड ऑब्वियसली फास्ट होगी। दोबारा इस बार वीक कनेक्शन आ गया, इस बार डेटा सेव हो गया, इस बार डेटा सेव हो गया, इस बार डेटा सेव हो गया, इस बार भी डेटा सेव हो गया, एंड लास्ट में हमारे पास वीक कनेक्शन आ गया। तो इस तरीके से हमारा कोड काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये जो जितना भी काम हो डेटा के सेव होने के बाद ये एक फंक्शन के अंदर हो। मतलब अगर डेटा सेव हो जाता है तो उसके बाद हमें कुछ भी काम करवाना होगा, उसके लिए हम कॉल बैक्स का यूज करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हम सेव टू डीबी को कॉल लगाते हैं और उसके अंदर अपना डेटा पास करते हैं, अपना कॉलेज। तो इस डेटा को हमने पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर और इससे काम हो जाएंगे। रिफ्रेश करेंगे, इस बार डेटा सेव हो गया, इस बार वीक कनेक्शन आ गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही डेटा सेव हो जाए उसके बाद ये प्रिंटिंग वाला या जो भी बाकी के काम है उसके बाद हो। बेसिकली जरूरी नहीं है कि डेटा के सेव होने के बाद हमें सिर्फ कुछ चीज प्रिंट करवानी हो सकता है हमें बहुत सारा काम करवाना हो। तो उसके लिए जो भी काम हमें करवाना है, अगर डेटा सेव हो गया तो हम 2 कॉल बैक्स यूज कर सकते हैं। एक कॉल बैक को हम नाम दे देंगे सक्सेस, एक कॉल बैक को हम नाम दे देंगे फेलियर। कि अगर सक्सेस हो जाए, डेटा सेव हो जाए, तो फिर सक्सेस वाले फंक्शन को कॉल कर दो, और फेलियर हो जाए तो फिर फेलियर वाले फंक्शन को कॉल कर दो। बेसिकली इस लाइन को हटाकर हम यहाँ कर देंगे कि अगर डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो सक्सेस वाले कॉल बैक को कॉल कर दो। तो यहाँ पर हम एक कॉल बैक पास कर देंगे। ये हमारा एक कॉल बैक एरो फंक्शन है जिसके अंदर ये वाला काम हो रहा है। मतलब हमारा सक्सेस वाला जो फंक्शन है उसके अंदर ये चीज़ स्टोर्ड है, और जैसे ही यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो सक्सेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये लाइन आकर हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। यही सेम चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं अपने फेलियर के लिए, कि हमने एक फेलियर वाला कॉल बैक और ले लिया और यहाँ पर हमारा फेलियर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसे भी हम पास कर देंगे एज आर कॉल बैक। तो यहाँ एक और कॉल बैक आ जाएगा हमारे पास फेलियर के लिए। इसको कर लेते हैं सेव। तो इतने कोड को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा सेव टू डेटाबेस एक फंक्शन है जिसके अंदर कुछ डेटा आता है, एक सक्सेस और फेलियर का फंक्शन आता है। फिर इंटरनेट स्पीड के हिसाब से अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो जो भी सक्सेसफुली डेटा सेव हो जाएगा उसको हम कॉल कर देंगे। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है तो फेलियर वाले कॉल बैक को हम कॉल कर देंगे। और सेव टू डेटाबेस में हमने एक तो डेटा पास कर दिया अपना कॉलेज, दूसरा हमने एक कॉल बैक पास कर दिया अपना सक्सेस वाला, तीसरा हमने एक कॉल बैक पास कर दिया अपना फेलियर वाला। तो इस तरीके से हम सेव टू डेटाबेस को एग्जीक्यूट करा देंगे। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो डेटा इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर डेटा इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो इतने पार्ट को हम यहाँ से हटा सकते हैं। सेव, इसे भी यहाँ से हटा लेते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार आ रहा है योर डेटा वॉज सेव्ड, नहीं तो वीक कनेक्शन डेटा नॉट सेव्ड। इस बार भी वीक कनेक्शन, इस बार योर डेटा वॉज सेव्ड। तो यहाँ पर दिखा भी देते हैं कि ये मेरा सक्सेस वाला कॉल बैक है, दिस इज माई सक्सेस कॉल बैक एंड दिस इज माई फेलियर कॉल बैक। सेव, रिफ्रेश। तो इस बार सक्सेस आ गया, इस बार फेलियर आ गया, इस बार दोबारा फेलियर, फिर सक्सेस, फिर सक्सेस,
इस बार सक्सेस एंड इस तरीके से फेलियर। तो रैंडमली सक्सेस आएगी या फेलियर आएगी वो हमारा ये वाला फंक्शन डिसाइड कर लेगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर तो नॉर्मल हमने एक सिंगल डेटा को सेव कराया, बट लेट्स सपोज हमारे कोड के अंदर एक डेटा सेव हो गया, उसके बाद हम एक और डेटा को सेव कराना चाहते हैं। तो डेटा अगर फर्स्ट वाला सेव होगा तभी हम दूसरे वाले को सेव कराने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में अगर हमें पता चल गया वीक कनेक्शन है तो दूसरे वाले डेटा को तो हम स्टोर ही नहीं कराएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट वाले में जब सक्सेस आएगा तभी हम अपने डेटा को स्टोर कराएं। तो बेसिकली यहाँ पर इस कॉल बैक के अंदर ये जो सक्सेस वाला कॉल बैक है ये एग्जीक्यूट होगा, तभी हम दूसरे डेटा को सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर भी एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया तो दोबारा से हम कॉल कर देंगे सेव टू डेटाबेस। सेव टू डेटाबेस के अंदर अब हम नया डेटा पास करेंगे। लेट्स सपोज हम नया डेटा पास करते हैं हेलो वर्ल्ड। अब सेव टू डीबी, इसके भी सक्सेस और फेलियर के 2 कॉल बैक्स लेगा। तो 2 कॉल बैक लेगा। तो फर्स्ट कॉल बैक में यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं console.log सक्सेस, इसे कह देते हैं सक्सेस टू डेटा टू सेव्ड। एंड यहीं पर यानी सेकेंड फंक्शन के अंदर एक और दूसरा कॉल बैक आ जाएगा जो होगा हमारा फेलियर का कॉल बैक। तो यहाँ पर एक और कॉल बैक आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे console.log failure to और इसे कह देंगे डेटा या वीक कनेक्शन। इसे कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पर इस कोड को अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या हुआ, बेसिकली हमने अपना कॉलेज को सेव कराने की कोशिश की। अब ये डेटा अगर सेव हो जाता है तो इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होता है तो वीक कनेक्शन आ जाएगा। लेट्स सपोज डेटा हमारा सेव हो गया। डेटा अगर सेव हो जाता है तो हम प्रिंट करवा देंगे डेटा सेव्ड। उसके बाद दूसरे डेटा को सेव कराने की कोशिश करेंगे नेस्टेड फॉर्म में, क्योंकि पहला डेटा सेव हो तभी हम चाहते हैं दूसरा डेटा सेव हो, इसीलिए सक्सेस के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरे डेटा की सक्सेस का कॉल बैक है और ये दूसरे डेटा के फेलियर का कॉल बैक है। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ दिखा रहा है फर्स्ट वाला डेटा भी सक्सेसफुली सेव हो गया, सेकंड वाला भी। रिफ्रेश करेंगे तो इस बार भी दोनों सेव हो गए। रिफ्रेश करेंगे तो इस बार फर्स्ट वाले डेटा में ही वीक कनेक्शन आ गया। रिफ्रेश करेंगे दोबारा वीक कनेक्शन, रिफ्रेश किया एंड बेसिकली हम ऐसा केस चाह रहे हैं जिसमें हाँ ये आ गया कि फर्स्ट वाला डेटा तो सक्सेसफुली सेव हो गया पर सेकंड वाले में वीक कनेक्शन हो गया, मतलब इंटरनेट स्पीड हमारी डाउन चली गई। तो इस तरीके का ये जो केस है, इस तरीके की नेस्टिंग है, ये देखने में अब थोड़ी खतरनाक लगनी स्टार्ट हो गई होगी। तो यहाँ से हमारा कॉल बैक हेल स्टार्ट हो चुका है। कॉल बैक हेल कैसे, क्योंकि ये एक कॉल बैक है और इसी के अंदर नेस्टेड फॉर्म में एक और कॉल बैक आ गया और यहाँ हम एक और लेवल ऑफ डेटाबेस घुसा दें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से दिखाई दे जाएगा कि कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है कोड। लेट्स सपोज हमारा सेकंड वाला डेटा अगर सेव हो जाता है तो उसके बाद हमें एक और डेटा सेव कराना है। ये लास्ट लेवल है, इससे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे बट इसको ट्राई करते हैं। सेकंड वाला डेटा सेव हो गया तो सक्सेस वाले फंक्शन के अंदर, सक्सेस वाले कॉल बैक के अंदर एक और डेटा को सेव करने के लिए कॉल लगाएंगे। इस बार हमें श्रद्धा को लेट्स सपोज सेव करना है और श्रद्धा को सेव करने के बाद एक कॉल बैक में प्रिंट करवा देंगे console.log। इस वाली लाइन की एक कॉपी बना लेते हैं, सक्सेस 3 डेटा 3 सेव्ड एंड एक और कॉल बैक दे देते हैं फेलियर के लिए। यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलर चीज़ फेलियर 3 वीक कनेक्शन सेव। अब ये कोड और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। ये वाला जो पूरा का पूरा कोड है, हमारा नॉर्मल फंक्शन तो सेम ही है, इस फंक्शन का कुछ इतना यूज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है हमारा। पर इस कॉल को अगर देखें तो ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉल है। पर कॉल के अंदर काम हम सिंपल करा रहे हैं। काम बेसिकली कह रहे हैं फर्स्ट वाला डेटा सेव हो जाए तो दूसरे वाला सेव करा दो, दूसरे वाला सेव हो जाए तो तीसरे वाला सेव करा दो, बीच में कहीं भी कनेक्शन स्टॉप हो जाता है तो फिर वहाँ पर स्टॉप कर जाओ। सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, पर उसको काम करने का जो तरीका है कॉल बैक्स की फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और ऐसा नहीं है ये बहुत हमने ज़बरदस्ती इसको कंफ्यूजिंग बनाया है। इस तरीके की सिचुएशन एक्चुअल रियल लाइफ कोड के अंदर एग्जिस्ट करती है। डेटाबेसेस के अंदर कई बार इसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहला डेटा सेव हो गया तो सक्सेस प्रिंट करा दिया, फिर दूसरा डेटा सेव कर रहे हैं, दूसरा डेटा सेव हो गया तो सक्सेस प्रिंट करा दिया, फिर तीसरा डेटा सेव कर रहे हैं, तीसरा डेटा सेव हो गया तो सक्सेस प्रिंट करा दिया। कहीं भी अगर नहीं सेव हुआ तो हमने फेलियर के कॉल बैक्स पास कर दिए। अब इसे सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, ये क्या केस आया, तीनों सक्सेसफुली सेव हो गए। रिफ्रेश करेंगे, इस बार पहला ही फेल हो गया। रिफ्रेश करेंगे, तीनों सक्सेसफुली सेव। रिफ्रेश करेंगे, पहले दो तो सक्सेसफुली सेव हो गए, तीसरे में हमारे पास वीक कनेक्शन आ गया। रिफ्रेश करेंगे, तीनों सक्सेसफुली सेव। इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला केस दोबारा, 2 सक्सेस 1 फेलियर, तीनों सक्सेस, 2 सक्सेस 1 फेलियर,
पहला सक्सेस हो गया, दूसरे में ही फेल हो गया। तो इस तरीके से कई सारे हमारे पास केसेस आएंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस कॉल बैक सिचुएशन। ये तो हो गया कॉल बैक हेल्प, यानी इस कोड को अगर हम समझने की कोशिश करें एज अ बिगिनर, अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कोड है, और अगर आपको इस कोड को समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, कंप्लीटली नेचुरल है। अब ऐसी ही कॉल बैक हेल्प वाली सिचुएशंस को से बचाने के लिए हमारे पास आते हैं प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होते हैं? प्रोमिसेस हमारी एक जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट होती है। तो प्रोमिस बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होती है, और ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करती है इवेंचुअल कंप्लीशन या फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्टिंग वैल्यू। यहाँ हमने क्या क्रिएट किया है? बेसिकली हमने एसिंक्रोनस सिचुएशन क्रिएट की है कि एक काम अगर हो पा रहा है तभी दूसरा काम होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, काफ़ी सारा लॉजिक एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वैसी सिचुएशन को हम एसिंक्रोनस कह देते हैं। तो जैसे रियल लाइफ में हमारे पास प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिस क्या होता है? एक वादा होता है जो एक विश्वास पे चलता है। अब प्रॉमिस हम किसी को दे सकते हैं, पर वो प्रॉमिस इवेंचुअली कंप्लीट होगा या नहीं होगा उसका हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है इवेंचुअल कंप्लीशन या फेलियर। मतलब प्रॉमिस हमने बोल तो दिया, अब या तो उस प्रॉमिस का क्या मतलब है, या तो वो चीज़ कंप्लीट हो रही होगी या फिर वो चीज़ नहीं कंप्लीट हो रही होगी, पर प्रॉमिस तो हमने दे दिया ना। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज़ हमने कह दी, या तो वो चीज़ आगे जाके कंप्लीट होगी यानी सक्सेस होगी, या फिर वो चीज़ आगे जाके फेल होगी। तो यहाँ पर इवेंचुअल कंप्लीशन का मतलब है सक्सेस, कि कोई काम सक्सेसफुल होगा या फिर वो काम आगे जाकर फेल होगा। एंड अगर सक्सेसफुल हो गया या फेल हो गया तो क्या एरर या फिर क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, वो भी रिजल्टिंग वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है। तो बेसिकली हम थ्योरेटिकली क्या करने वाले हैं, हमारा ये जो सक्सेस है, हमारा ये जो फेलियर है, इन सबको हम प्रोमिसेस की हेल्प से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और जब हम प्रोमिसेस को यूज़ करेंगे तो इतने लेवल ऑफ नेस्टिंग, इतना कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा कोड। ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, पर ये जो ज़्यादा कंफ्यूजन है ये हमारे कोड से हट जाएगा। अब प्रोमिसेस के अंदर जो हमारी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होती है, सबसे पहले तो ये हमेशा याद रखना है प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस हमारी एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व बेसिकली है हमारा सक्सेस वाला कॉल बैक, और रिजेक्ट है हमारा फेलियर वाला कॉल बैक। हम इनको सक्सेस एंड फेलियर भी बोल सकते हैं, बट जनरली प्रोमिसेस के अंदर हम इन्हें रिजॉल्व एंड रिजेक्ट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन जो कोई कुछ भी काम कर रहा है, ये कौन सा फंक्शन है? ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक्रोनस फंक्शन कहने का मतलब है कि इस फंक्शन का क्या फाइनल आउटपुट आएगा वो अभी डिपेंडेंट है काफ़ी सारी चीज़ों पर। जैसे हमारा ये सेव टू डेटाबेस वाला फंक्शन है, ये इंटरनेट स्पीड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इसको हम एक तरीके से एसिंक्रोनस फंक्शन मान सकते हैं। तो हमारा जो एसिंक्रोनस फंक्शन होता है उसके अंदर इस तरीके से कॉल बैक लेने की बजाय हम क्या करते हैं, इस एसिंक्रोनस फंक्शन से अपनी इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देते हैं। यानी हमारा फंक्शन अब काम करवाने की जगह एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो इसी का हम एक वर्जन बनाते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसे यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, एंड ऊपर वाले कोड को हम कर देते हैं कमेंट आउट। यहाँ पर ये जो हमारा सेव टू डेटाबेस फंक्शन है, इसके अंदर अब हम सिर्फ डेटा लेंगे और कोई वैल्यू हम इसके अंदर नहीं लेने वाले, एंड ये सक्सेस एंड फेलियर को हम हटा देते हैं। अब ये कोड क्या करेगा, अब ये कोड हमारा एक नया प्रॉमिस सेंड करेगा। मतलब इंटरनेट स्पीड तो अभी भी कैलकुलेट होगी, पर अब यहाँ पर ये कोड रिटर्न करेगा एक न्यू प्रॉमिस। तो यहाँ पर कई सारे सिंटैक्स हमें नया देखने को मिलेगा, तो उस सिंटैक्स में कंफ्यूज नहीं होना, बस एक एक चीज़ का मतलब हमें समझने की कोशिश करनी है कि अब ये जो फंक्शन है ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब ये हो सकता है प्रॉमिस के अंदर सक्सेस भी हो सकती हैं चीज़ें, फेल भी हो सकती हैं, पर इसने अपनी तरफ से वादा कर दिया कि कुछ ना कुछ आउटपुट तो तुम्हें दूंगा। तो इसने एक नया प्रॉमिस रिटर्न कर दिया जिसके अंदर एक कॉल बैक होगा। इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक कॉल बैक रखेंगे, और इस कॉल बैक में दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो सक्सेस हो सकता है या फिर फेलियर हो सकता है। मतलब सेव टू डेटाबेस वाला ये फंक्शन या तो सक्सेस रिटर्न कर सकता है या फिर फेलियर रिटर्न कर सकता है। इनफैक्ट इस इंटरनेट स्पीड को भी हम यहीं ले आते हैं। मतलब अब हमारा सेव टू डेटाबेस फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम इंटरनेट स्पीड डिफाइन करेंगे। अगर हमारी जो इंटरनेट स्पीड है दैट इज़ ग्रेटर देन 4, तो उस केस में तो सक्सेस ही होगा। तो उस केस में हमारा जो सक्सेस वाला फंक्शन है उसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे, एल्स हमारे फेलियर को हम एग्जीक्यूट करा देंगे। तो इस तरीके से अब हमारा जो सेव टू डीबी फंक्शन है वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है।
सेव टू डेटाबेस को ये नहीं पता कि प्रॉमिस के अंदर सक्सेस एग्जीक्यूट होगा या फेलियर एग्जीक्यूट होगा, उसे बस ये पता है कि हाँ मुझे कुछ तो एग्जीक्यूट कराना ही है, दोनों में से कुछ तो काम करना ही है। तो प्रॉमिस तो मैं कर ही देता हूँ कि हाँ मैं तुम्हारा काम करूंगा, अब वो काम फाइनली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें फेलियर आ जाएगी, वो उसे नहीं पता। तो ये हमारा सेव टू डेटाबेस फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को, ये जो हमने किया था पहले कॉल बैक्स की हेल्प से, इस पूरे कोड को प्रोमिसेस से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम कॉल लगाएंगे अपने सेव टू डीबी फंक्शन को। लेट्स सपोज सेव टू डेटाबेस के अंदर सबसे पहले हमें कोई डेटा करना है, अपना कॉलेज डेटा हमें जो है उसको सेव कराना है। अब जब हम सेव टू डीबी को कॉल लगाएंगे अपना कॉलेज के लिए, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और इस प्रॉमिस को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कॉल करेंगे अपने सेव टू डीबी फंक्शन को, और इसके अंदर अपना कॉलेज या कुछ भी डेटा है उसको सेंड करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे हमारे पास क्या है रिटर्न होकर, एक प्रॉमिस रिटर्न होकर आया। प्रॉमिस को एक्सपैंड करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉमिस की एक स्टेट है। क्या स्टेट है, यहाँ पर फुलफिल्ड आ रही है कि प्रॉमिस कंप्लीट हो चुका है। अब प्रॉमिस के अंदर फुलफिल होकर क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, कि रिजल्ट अभी अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो बेसिकली रिजल्ट को डिफाइन करने के लिए हम सक्सेस के अंदर बोल सकते हैं कि डेटा वॉज सेव्ड, तो इसे हम कह देते हैं सक्सेस, एंड यहाँ पर हम कह देते हैं फेलियर, इसे हम कह देते हैं वीक कनेक्शन। सेव, रिफ्रेश। तो इस बार दोबारा से डेटाबेस के अंदर ऐड करेंगे तो इस बार प्रॉमिस क्या दिखा रहा है, प्रॉमिस दिखा रहा है फुलफिल्ड, और रिजल्ट में क्या आ रहा है, सक्सेस, डेटा वॉज सेव्ड। दोबारा डेटा को सेव कराएंगे तो इस बार भी डेटा सेव, दोबारा डेटा को सेव कराएंगे, इस बार हमारे पास वीक कनेक्शन आया। इस बार वीक कनेक्शन आया तो प्रॉमिस ने क्या रिटर्न किया, प्रॉमिस की इस बार स्टेट है रिजेक्टेड। तो स्टेट क्या है, किसी भी प्रॉमिस के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं। एक स्टेट प्रॉमिस के लिए होती है पेंडिंग। पेंडिंग स्टेट में हमें नहीं पता होता कि अभी प्रॉमिस कंप्लीट हो गया है नहीं हुआ है, उसकी फाइनल स्टेट क्या है। तो एक तो होता है पेंडिंग की हमें नहीं पता। एक स्टेट हमारे पास आ जाती है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब है कि प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो गया, जो काम हमें करना था उसके अंदर कोई एरर आ गया। तो ये बेसिकली हमारी एरर की या फेलियर की स्टेट होती है। तीसरी स्टेट हम कह सकते हैं फुलफिल्ड, यानी जो भी प्रॉमिस किया था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ये फुलफिल्ड भी बोल सकते हैं या इसे हम रिजॉल्व्ड स्टेट भी बोल सकते हैं कि रिजॉल्व हो गया प्रॉमिस, कंप्लीट हो गया प्रॉमिस। तो इन स्टेट्स के बीच में हमारा प्रॉमिस रहता है। इस बार क्या हुआ, सेव टू डेटाबेस वाला जो प्रॉमिस था वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट में क्या रिजल्ट आया, फेलियर, वीक कनेक्शन, और उसी रिजल्ट की वजह से हमारे पास ये एरर भी आ गया। एरर क्यों आया, वीक कनेक्शन वाला एरर आ गया प्रॉमिस की वजह से। तो इस तरीके से प्रॉमिसेस दो तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं, या तो वो फुलफिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए प्रॉमिस, डेटा रिटर्न हो जाए ढंग से, या फिर वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए और हमारे पास कोई एरर आ जाए। तो अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, अब ये फंक्शन हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और इस प्रॉमिस के बेसिस पर हम अपने आगे के काम करवा सकते हैं। अब जनरली हम यहाँ पर ये जो सक्सेस एंड फेलियर वाले फंक्शंस होते हैं, इनको सक्सेस एंड फेलियर नहीं बोलते, इन्हें हम रिजॉल्व एंड रिजेक्ट बोलते हैं। और हर नई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो भी हमारी नई ऑब्जेक्ट बनती है, उसके अंदर जो हमारा कॉल बैक होता है उसके अंदर ये दोनों कॉल बैक्स यानी ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स हमेशा होते ही होते हैं। तो ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार कॉल लगाएंगे तो ये हमारा प्रॉमिस हो गया फुलफिल्ड, सक्सेस, डेटा वाज सेव्ड, एंड इस तरीके से इस बार हमारे पास एरर आ गया वीक कनेक्शन का। अब क्योंकि हमारा जो प्रॉमिस होता है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पास अपने मेथड्स भी होते हैं। तो प्रॉमिस के अंदर हम दो मेथड्स को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इनमें से पहला मेथड होता है हमारा देन मेथड, एंड दूसरा मेथड होता है हमारा कैच मेथड। बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी प्रॉमिस है तो उस प्रॉमिस की अपनी एक स्टेट होगी। अगर उस प्रॉमिस की स्टेट है कि वो प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है, फुलफिल यानी प्रॉमिस कंप्लीट हो चुका है, या फिर प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो चुका है, तो अगर हम चाहते हैं कि फुलफिल होने के बाद कुछ काम हो तो उसके लिए हम देन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यानी प्रॉमिस डॉट देन। एंड अगर रिजेक्ट होने के बाद हम चाहते हैं कुछ काम हो तो उसके लिए हम कैच मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कैच क्यों है, अब हमने ऑलरेडी ट्राई कैच के बारे में पढ़ा था पहले। ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता था, ट्राई यानी हम किसी भी जो भी एरर हो सकता है उसको देखने की कोशिश करते हैं, और कैच एरर्स को कैच करता है। तो जब भी प्रॉमिस रिजेक्ट होता है वो क्या थ्रो करता है, वो एक एरर थ्रो करता है। तो जब भी हमारे पास कोई एरर आ जाता है उसी की वजह से एक प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। तो ये कैच क्या करता है, ये कैच उस प्रॉमिस के रिजेक्टेड एरर को कैच करने की कोशिश करता है, और देन क्या करता है, फुलफिल्ड होने के बाद अगर हमें कुछ काम करवाना है तो उसको करवाता है। जैसे यहाँ पर हमने सेव टू डेटाबेस को कॉल लगाने की कोशिश की है, उसके अंदर कुछ डेटा पास किया है, और फिर वो जो प्रॉमिस रिटर्न होकर आया है उसको हमने एक रिक्वेस्ट के अंदर सेव करवा लिया है। अगर जो हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, बेसिकली एक प्रॉमिस है। अगर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं प्रॉमिस रिजॉल्व्ड,
और अगर फेल हो जाती है तो उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रॉमिस रिजेक्टेड। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। हम सेव टू डेटाबेस के अंदर कॉल लगाएंगे और जो भी प्रॉमिस रिटर्न होकर आएगा, इस प्रॉमिस को हम कह देते हैं रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या है? ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, दिस इज़ अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। हम चाहें तो सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट को console.log करके प्रिंट करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार प्रॉमिस में फेलियर आ गया, इस बार प्रॉमिस में सक्सेस आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर एक हमारा देन मेथड है। देन मेथड क्या करता है, खुद एक कॉल बैक लेता है और कॉल बैक के अंदर हम कोई काम करवाते हैं। लेट्स सपोज जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए, वैसे ही इसके कॉल बैक में हम पास कर दें console.log प्रॉमिस वॉज रिजॉल्व यानी कंप्लीट हो गया या फुलफिल्ड बोल सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर डॉट कैच लिखकर, मतलब आपने नोटिस किया होगा मैंने दोबारा रिक्वेस्ट डॉट देन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर डॉट कैच लिख दिया सीधा। इसी तरीके से हम सिंटैक्स को लिखते हैं प्रॉमिस के। तो डॉट कैच में हम दोबारा से एक और नया कॉल बैक पास करेंगे। ये कह सकते हैं हमारा एक तरीके से सक्सेस वाला कॉल बैक है, ये हमारा फेलियर वाला कॉल बैक है। इस बार हम console.log कर देंगे प्रॉमिस वॉज रिजेक्टेड। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार प्रिंट आ रहा है प्रॉमिस वॉज रिजॉल्व, इस बार रिजॉल्व, इस बार प्रॉमिस वॉज रिजेक्टेड। तो इस बार एरर प्रिंट नहीं हो रहा, मतलब हमारा प्रॉमिस प्रिंट नहीं हो रहा। वो एरर इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि वो प्रॉमिस के अंदर था। हमने क्या किया है, अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो प्रॉमिस वॉज रिजॉल्व, और हम चाहें तो अपने प्रॉमिस को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिस नहीं, यहाँ पर रिक्वेस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं एंड सेम चीज़ यहाँ पर हम अपने रिक्वेस्ट को प्रिंट करवा लेंगे, सेव रिफ्रेश। तो इस बार प्रॉमिस वॉज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड के अंदर ये हमारी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट थी जिसके अंदर रिजल्ट क्या आया, फेलियर वीक कनेक्शन। एंड इस बार क्या आ गया, प्रॉमिस वॉज रिजॉल्व एंड प्रॉमिस के अंदर रिजल्ट में आया सक्सेस, डेटा वॉज सेव्ड। अब इस सेम कोड को लिखने का एक और कॉम्पैक्ट वर्जन ये होगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल बनाने से अच्छा है हम क्या करें, डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल लगाएं और इस फंक्शन को कॉल लगाने के बाद जो भी हमारे पास रिटर्न होगा, हमें पता ही है हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न होगा, उसके ऊपर हम इस डॉट देन ऑपरेशन को परफॉर्म करें एंड उसी के ऊपर हम डॉट कैच ऑपरेशन को परफॉर्म करें। सेव करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम अपने सिंटैक्स को लिखते हैं कि हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल लगाई, फंक्शन को कॉल लगाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट पर हम डॉट देन वाला मेथड लगा देंगे और डॉट कैच वाला मेथड लगा देंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो प्रॉमिस वॉज रिजेक्टेड। और अब यहाँ से इस रिक्वेस्ट वेरिएबल को भी हम हटा देते हैं, तो ये हट गया। इसे कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो इस बार प्रॉमिस वॉज रिजॉल्व, प्रॉमिस वॉज रिजॉल्व एंड इस बार प्रॉमिस वॉज रिजेक्टेड। तो इस तरीके से थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट वर्जन आ गया हमारे सेम फंक्शन को कॉल करने का। एंड इस बार चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हैं कि अगर हमारा डेटा सेव हो जाता है, बेसिकली इसको पढ़ें तो क्या समझ आ रहा है, अगर सेव टू डेटाबेस में डेटा हमारा सेव हो जाता है, देन मतलब फिर क्या करो, ये चीज़ कर दो, नहीं तो कैच करके क्या कर दो, ये काम कर दो। अब नेक्स्ट चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारा प्रॉमिस चेनिंग। प्रॉमिस चेनिंग बेसिकली क्या है, एक के बाद एक बहुत सारे प्रॉमिसेस को चेन करना। बेसिकली जब हम बहुत सारे देन्स को यूज़ करते हैं, ये हमारा फर्स्ट देन हो गया, ये हमारा सेकंड देन हो गया, या हम बहुत सारे मल्टीपल देन्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम प्रॉमिस चेनिंग कह देते हैं। तो प्रॉमिस चेनिंग से हम क्या करेंगे, जो काम अभी तक डेटाबेस में हम कॉल बैक से करा रहे थे, कॉल बैक से कौन सा काम करा रहे थे, पहला डेटा अगर सेव हो जाता है तो उसके बाद दूसरा डेटा सेव करा दो, दूसरा डेटा सेव हो जाता है उसके बाद तीसरा डेटा सेव करा दो। कहीं भी अगर वीक कनेक्शन आ जाता है, लेट्स सपोज फर्स्ट डेटा सेव हो गया, सेकंड में वीक कनेक्शन आ गया, तो यहाँ पर स्टॉप कर जाओ यानी रुक जाओ। तो इस तरीके का जो हम काम करवा रहे थे यूजिंग कॉल बैक्स, उसी को अब हम कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। तो हम एक इम्प्रूव्ड वर्जन की बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, जब हमारा फर्स्ट डेटा सेव हो जाए तो तब हम अपने सेकंड डेटा को सेव करवाएंगे। तो फर्स्ट डेटा कब सेव हो रहा है, जब देन फंक्शन के अंदर हम आ गए, मतलब फर्स्ट डेटा सेव हो गया तभी तो हम डॉट देन के अंदर आएंगे। एंड उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रॉमिस वाज रिजॉल्व्ड, तो यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं डेटा 1 सेव्ड, या फिर इसे ले आते हैं फ्रंट पर लिख देते हैं डेटा 1 सेव्ड। तो जैसे ही डेटा 1 सेव हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा से सेव टू डीबी को कॉल करेंगे। तो दोबारा से सेव टू डीबी को कॉल किया, इस बार हम डेटाबेस के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। एंड लेट्स सपोज ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है ये भी अपने आप में एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा।
अब ये जो फंक्शन है, ये जब प्रॉमिस को रिटर्न करेगा तो उस प्रॉमिस की भी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। तो इस केस में भी या तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है या रिजेक्टेड हो सकता है। तो या तो हमारा देन वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा या फिर हमारा कैच वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब प्रॉमिस चेनिंग के अंदर देन एंड कैच के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा ट्राई एंड कैच कैसे काम करता है। हमारे पास मल्टीपल ट्राइज होते हैं और हम एक सिंगल कैच रखते हैं। जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर जब हमने ट्राई कैच की बात की थी तो हम मल्टीपल ट्राइज रख सकते हैं और उसके ऊपर हम एक सिंगल कैच लगाते हैं। उसी तरीके का सिंटैक्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि अगर हमारा डेटाबेस के अंदर सेव्ड हो गया नंबर 2 वाला डेटा, तो उसके ऊपर हम एक और डॉट देन फंक्शन लिख सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं और उसके अंदर हम एक कॉल बैक पास कर देंगे। इस कॉल बैक के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे हमारा डेटा 2 वॉज सेव्ड। पर अगर ये चीज़ नहीं वर्क करती, यानी सेकंड वाला डेटा स्टोर नहीं हो पाता, सेकंड वाला जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उस केस में यही वाला सिंगल कैच ही उस एरर को कैच कर लेगा। यानी हमें अलग से कैच की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड वाला डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं होता तो ये हमारा कैच एग्जीक्यूट होगा। इसको एक बार करते हैं सेव। तो इस तरीके का कोड हमारे पास आएगा। इस कोड को दोबारा एक बार देख लेते हैं कि हम फर्स्ट डेटा सेव करवाएंगे। अगर डेटा सेव हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से भी प्रॉमिस वाज रिजॉल्व्ड को थोड़ा सा हटा लेते हैं और फिर हम सेकंड डेटा सेव कराएंगे। सेकंड डेटा सेव हो गया, देन ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, एक में भी एरर आ गया, तो फिर उस एरर को कैच कर लेंगे और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड। या फिर इस बार हम कह सकते हैं या प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड, ठीक है, सेव रिफ्रेश। तो इस बार क्या हुआ, डेटा 1 भी सेव हो गया, डेटा 2 भी सेव हो गया। रिफ्रेश करेंगे, डेटा 1 डेटा 2 सेव्ड। रिफ्रेश करेंगे, फर्स्ट वाले में आ गया प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड। दोबारा रिफ्रेश करेंगे, डेटा 1 डेटा 2, रिफ्रेश रिफ्रेश। बेसिकली हाँ, ये एक केस आ गया जिसमें फर्स्ट वाले केस में तो डेटा 1 सेव हो गया, लेकिन सेकंड वाले केस में हमारे पास प्रॉमिस फेलियर आ गया, वीक कनेक्शन आ गया। अब यहाँ पर हम एक और इम्प्रूव्ड तरीके से इस सेम कोड को लिख सकते हैं। यानी जो चीज़ हमने बात की कंसेप्चुअली, जिस चीज़ की बात की, उसको एक और इम्प्रूव तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो मेरा देन फंक्शन है, ये पहले तो क्या करेगा, डेटा 1 को सेव करा देगा। तो डेटा 1 हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड डेटा को सेव कराने की कोशिश करेगा। अब सेकंड डेटा को जब सेव कराने की कोशिश करेगा, जो भी प्रॉमिस यहाँ पर आएगा वो प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा। किसके पास रिटर्न हो जाएगा, ये जो देन मेथड है यहाँ से, इसके कॉल बैक से रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा प्रॉमिस रिटर्न होकर आ जाएगा। एंड फिर जो हमारा इस देन मेथड का आउटपुट होगा, देन मेथड का क्या आउटपुट होगा, देन मेथड का आउटपुट होगा मेरा सेकंड प्रॉमिस। तो उसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर हम दोबारा से डॉट देन को इंप्लीमेंट कर देंगे विद अ कॉल बैक, जहां हम प्रिंट करवा देंगे console.log डेटा 2 सेव्ड। ये हो गया सेव। अब ये इसी चीज को हम प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। अभी तक हमने क्या किया, सारा का सारा ये जो देन वाला सेकंड ऑब्जेक्ट वाला काम हमने इसी देन के अंदर कर दिया था। पर देन के अंदर ही करते तो वो नेस्टेड कॉल बैक जैसा ही दिख रहा था। पर उसको और इम्प्रूव करने के लिए, एक और वर्जन अप करने के लिए हमने इस तरीके का कोड लिखने का चूज किया। और यही कोड है जिसे हमने अपने इम्प्रूव्ड वर्जन के अंदर देखा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रॉमिस, सेकेंड प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है। तो ये कोड ज़्यादा रीडेबल है एंड इस कोड को एक बार रीड करके देखते हैं। हमें जिस तरीके का कोड लिखना है वो ऐसा ही होगा। पहले डेटा को सेव कराया, अगर वो डेटा सेव हो गया तो प्रिंट करवा दो डेटा 1 सेव्ड। फिर दूसरे डेटा को सेव कराओ, नया प्रॉमिस रिटर्न कर दो। उसके बाद दूसरा डेटा अगर सेव हो जाता है तो प्रिंट करवा दो डेटा 2 सेव्ड। नहीं तो कोई भी एरर अगर आएगा तो वो कैच हो जाएगा यहाँ पर। इसको सेव कर लेते हैं, रिजेक्ट करेंगे, इस बार एरर प्रिंट नहीं होगा। डेटा 1 डेटा 2 सेव्ड, रिफ्रेश करेंगे, प्रॉमिस रिजेक्टेड। इस बार आ रहा है डेटा 1 सेव्ड, पर डेटा 2 का जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो गया। रिफ्रेश करेंगे, इस बार प्रॉमिस डेटा 1 का रिजेक्ट हो गया, डेटा 1 डेटा 2 दोनों सेव हो गए। तो इस तरीके से मल्टीपल केसेस हमारे पास आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और लेवल अप करें, यानी अगर थर्ड डेटा को सेव करवाना हो तो सेम चीज़ करेंगे कि सेकेंड वाला जो देन है यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपना सेव टू DB के अंदर पास करके। लेट्स सपोज इस बार हमें श्रद्धा सेव करवाना है, तो हम सेव टू DB को कॉल लगाएंगे और जो भी प्रॉमिस आएगा उसे हम इस वाले देन से रिटर्न कर देंगे। अब जो भी प्रॉमिस आएगा उसे हैंडल करने के लिए हम एक और देन बनाएंगे और ये देन क्या करेगा, ये देन दोबारा से प्रिंट करवाएगा console.log डेटा 3 सेव्ड। इसको कर लेते हैं सेव। एंड ये वाला जो कोड है वो सेम काम कर रहा है जो हमारा ये वाला कोड कर रहा था। जो हमने कॉल बैक हेल वाला कोड लिखा था वो यही कोड है। ये वाला कोड एंड ये वाला कोड सेम काम कर रहे हैं,
पर ये जो सेकंड वाला कोड है जिसमें प्रोमिसेस यूज हो रहे हैं, ये थोड़ा सा और ज़्यादा एफिशिएंट है। कैसे? क्योंकि इसको देखकर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि चल क्या रहा है। कि पहले सेव डेटाबेस के अंदर फर्स्ट डेटा सेव करवाओ, अगर डेटा सेव हो गया तो फिर प्रिंट कर दो डेटा सेव्ड, एंड फिर सेकंड डेटा सेव करवाओ। जो भी प्रॉमिस आएगा अगर वो भी कंप्लीट हो गया तो प्रिंट करवाओ डेटा 2 सेव्ड, फिर थर्ड डेटा सेव करवाओ। जो भी प्रॉमिस आया वो कंप्लीट हो गया तो प्रिंट करवाओ डेटा 3 भी सेव हो गया। कहीं भी एरर आता है तो प्रिंट करवाओ प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड। तो इट इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इस कोड के अंदर क्या हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे इसको तो डेटा 1 सेव हो गया, डेटा 2 में एरर आ गया, इस बार डेटा 1 में एरर आ गया, एंड इस बार हमारे डेटा 1 डेटा 2 दोनों सेव हो गए, डेटा 3 में एरर आ गया, एंड इस बार हमारे डेटा 1 सेव हो गए, डेटा 2 में एरर आ गया। मैं एक केस लाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें तीनों डेटा हमारे सक्सेसफुली सेव हो जाते हैं। ये तो डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 तीनों हमारे पास सेव होकर आ गए। तो इस तरीके से हमारे प्रोमिसेस हेल्प करते हैं हमें बहुत बड़े से कॉल बैक हेल से, उस बल्कि कोड से बचाने में, और एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट, ज़्यादा रीडेबल कोड में हमारे बेसिक चीज़ों को, बेसिक ऑपरेशंस को कन्वर्ट करने में। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कि जो भी हमारे प्रोमिसेस होते हैं, जब भी वो रिजेक्ट या जब भी वो रिजॉल्व होते हैं, हमेशा प्रोमिसेस के अंदर कोई ना कोई डेटा आता है। या तो वो कुछ वैलिड रिजल्ट हो सकता है या फिर वो कुछ एरर हो सकता है। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हमारे जो भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर या तो कुछ रिजल्ट आता है या फिर हमारे पास कुछ एरर आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा देन फंक्शन होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, और इस आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या आएगा, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी हमारी प्रॉमिस के अंदर रिजल्ट आएगा वो इस आर्ग्यूमेंट के अंदर सेव होगा। इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, और उसी तरीके से जितने भी देन होंगे उन सारे देन्स के अंदर हम एक रिजल्ट नाम का आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, या इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने इसे रिजल्ट नाम दिया है। और कैच के अंदर हम एक एरर नाम का आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं जो हमारे एरर को कैच करेगा, और फिर उस रिजल्ट को हम प्रिंट करवा सकते हैं, एरर को प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉमिस क्यों फेल हुआ। जैसे यहाँ पर रिजॉल्व के अंदर हमने ये जो मैसेज भेजा है, सक्सेस डेटा वॉज सेव्ड, यही हमारा रिजल्ट है। और रिजेक्ट के अंदर जो हमने ये मैसेज भेजा है, फेलियर वीक कनेक्शन, यही हमारा एरर है। तो हम क्या करेंगे, देन के अंदर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और हम डेटा 1 सेव्ड के बाद प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट को। उसी तरीके से हम इस वाले देन में भी एक रिजल्ट बना लेते हैं, console.log रिजल्ट, एंड यहाँ पर भी हम एक रिजल्ट बना लेते हैं, इसे भी हम प्रिंट करवा देंगे। और कहीं भी कैच आ जाता है तो हम एरर को कैच कर लेंगे, और फिर console.log से हम अपने एरर को करवा देंगे प्रिंट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या आया, डेटा 1 सेव हो गया, फिर हमने सक्सेस का मैसेज है, ये जो हमारा रिजल्ट है। इनफैक्ट यहाँ प्रिंट भी कर देते हैं कि हम रिजल्ट ऑफ प्रॉमिस क्या है उसे प्रिंट करवा रहे हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए। इसे भी कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, एंड यहाँ पर पेस्ट, ये इसे कह देते हैं एरर ऑफ प्रॉमिस। सेव, रिफ्रेश। तो डेटा 1 सेव हो गया, और प्रॉमिस ने क्या रिटर्न किया, प्रॉमिस ने रिटर्न किया सक्सेस, डेटा वाज सेव्ड। उसके बाद दूसरे वाला डेटा में हमारे पास प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, क्या एरर आया, एरर आया वीक कनेक्शन। रिफ्रेश करेंगे, एक और केस ले लेते हैं, डेटा 1 सेव हो गया, रिजल्ट में आया सक्सेस, डेटा वाज सेव्ड। फिर डेटा 2 भी सेव हो गया, रिजल्ट में आया सक्सेस, डेटा वाज सेव्ड। डेटा 3 भी सेव हो गया, रिजल्ट में आया सक्सेस, डेटा वाज सेव्ड। इस तरीके की जो सिचुएशन होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब भी हम APIs को कॉल लगाएंगे, हम चाहते हैं हमारी फर्स्ट कॉल सक्सेसफुल हो तभी एक सेकंड कॉल जाए, फिर चाहते हैं सेकंड कॉल सक्सेसफुल हो तभी एक थर्ड कॉल जाए। तो इस तरीके की सिचुएशंस को हम प्रोमिसेस की हेल्प से ही कंप्लीट करते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे, इस बार फर्स्ट वाला ही प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, और उस केस में हमारे पास आ गया वीक कनेक्शन। तो इस तरीके से हमने अपने प्रॉमिस चेनिंग सीख ली, हमने सीख लिया प्रॉमिस के अंदर मेथड्स को, देन को या कैच मेथड को यूज़ कैसे करना है। उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स को भी ले सकते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्यों हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, या फिर प्रॉमिस को के सक्सेसफुल होने के बाद क्या फाइनल रिजल्ट हमारे पास रिटर्न होकर आया। हम उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया कि एक के बाद एक के बाद एक अगर हमें काम करवाने, एक काम सक्सेसफुल हो तभी दूसरा हो, दूसरा सक्सेसफुल हो तभी तीसरा हो, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, तो उनको हम कैसे प्रोमिसेस की हेल्प से करवा सकते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि फंक्शंस के अंदर किसी नए प्रॉमिस को अगर रिटर्न करना है तो एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमने जितने भी प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी तक, उन सारे प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट को हम अपने कलर वाले कॉल बैक हेल्प पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इस हमारे सेव टू डेटाबेस का जितना भी कोड था इसे तो एक बार के लिए कर देते हैं कमेंट आउट। तो इस सारे कोड को हम एक बार कर देते हैं कमेंट आउट, एंड हम इस कोड की बात करते हैं जो कोड हमने इनिशियली लिखा था।
यानी अपनी हेडिंग का कलर चेंज करवाने के लिए जो हमने कोड लिखा था। अब ये कोड क्या कर रहा था, ये कोड हमारी हेडिंग का कलर चेंज कर रहा था। पहले रेड हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, एंड ग्रीन हो गया, येलो हो गया, एंड देन फाइनली ब्लू हो गया। अब इस कोड को, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एसिंक्रोनस ही है जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, इस कोड का ये हमारा कॉल बैक हेल क्रिएट हुआ था। इस कॉल बैक हेल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ प्रोमिसेस वाला कोड। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो चेंज कलर फंक्शन है, यहाँ से अब नेक्स्ट कलर चेंज, ये एक कॉल बैक हम लेना बंद कर देंगे। जैसे डेटाबेस वाले में हमने सक्सेस और फेलियर वाले कॉल बैक्स लेना बंद कर दिया था, तो यहाँ से भी हम इस नेक्स्ट कलर को एज अ कॉल बैक लेना बंद कर देंगे, और हम इस नेक्स्ट कलर चेंज को कॉल बैक को कॉल नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से अब एक नया प्रॉमिस रिटर्न करेंगे। तो ये जो चेंज कलर फंक्शन है, यहाँ से एक नया प्रॉमिस हम रिटर्न करेंगे। नए प्रॉमिस के अंदर खुद का अपना एक कॉल बैक होगा, एंड ये जो कॉल बैक है इसी के अंदर ये काम होगा। कॉल बैक है, इसी के अंदर सेट टाइम आउट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब कॉल बैक के अंदर एक तो हो सकता है कि ये हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाए, एक हो सकता है कि प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो जाए। तो जब भी हमारा जो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व होने का मतलब है कलर सक्सेसफुली चेंज हो गया, तो उसके बाद हम रिजॉल्व को कॉल लगा देंगे। रिजॉल्व क्या करेगा, रिजॉल्व के अंदर एक मैसेज पास कर देते हैं, कलर चेंज्ड। ये हमने मैसेज पास कर दिया। अब कलर चेंज वाला जो प्रॉमिस है उसके बहुत ही मतलब इनफाइनाइटली कम चांसेस हैं कि वो कभी रिजेक्ट होगा। जनरली रिजेक्ट नहीं होगा अगर हमारा जावास्क्रिप्ट और HTML कोड हमने ढंग से लिखा है तो, क्योंकि ना कोई API रिक्वेस्ट है, ना कोई डेटाबेस पर रिक्वेस्ट है, तो रिजेक्ट को हम चाहें तो यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं, पर रिजॉल्व होने पर हम एक रिजॉल्व वाली चीज़ भेज देंगे। तो ये चेंज कलर के अंदर हमने क्या किया, एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया इस फंक्शन ने कि अगर हमारा कलर चेंज हो जाता है तब तो रिजॉल्व स्टेट आ जाएगी, नहीं तो रिजेक्टेड आ जाएगी, और प्रॉमिस के अंदर हमारा सेट टाइम आउट का काम हो रहा है। इसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, एंड यहाँ पर सिर्फ इस चेंज कलर को हम कॉल लगाएंगे। यहाँ पर अपने चेंज कलर को कॉल लगाते हैं कि मुझे रेड कलर चेंज करवाना है आफ्टर अ डिले ऑफ 1000 सेकेंड्स। इस बार हमें सिर्फ कलर भेजना है यहाँ पर और डिले भेजना है। सेव एंड एंटर। तो क्या हुआ, अभी तो अनडिफाइंड आ रहा है पर अभी कलर चेंज हो गया। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारी कॉल है, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसे हम कह देते हैं रिक्वेस्ट प्रॉमिस। ये हमारा प्रॉमिस यहाँ पर आ जाएगा। चेंज कलर को हम कॉल लगा देंगे फॉर रेड एंड फॉर 1000। इसको करते हैं एंटर। तो अभी रिक्वेस्ट प्रॉमिस की को हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं इसे। अच्छा, रिटर्न हमने मिस कर दिया है, यहाँ रिटर्न करवा लेते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। दोबारा से रिक्वेस्ट प्रॉमिस एक बना लेते हैं और रिक्वेस्ट प्रॉमिस को हम प्रिंट करवाते हैं। तो रिक्वेस्ट प्रॉमिस में क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट प्रॉमिस में आ रहा है फुलफिल हो गया प्रॉमिस। इस प्रॉमिस का रिजल्ट क्या है कि कलर आपका चेंज हो गया। दोबारा से चाहें तो इसे कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट प्रॉमिस को प्रिंट करवाएंगे तो दोबारा से आ रहा है फुलफिल्ड, कलर चेंज हो गया। लेट्स सपोज हमने कोई बड़ा सा डिले ऐड कर दिया है, इस बार एक बड़ा डिले ऐड करते हैं। हम एक 5 सेकंड का डिले ऐड कर देते हैं और रिक्वेस्ट प्रॉमिस को प्रिंट करवाएंगे। तो इस बार क्या है, रिक्वेस्ट प्रॉमिस पेंडिंग आ रहा है। तो हमने बात की थी पहले कि एक पेंडिंग स्टेट भी होती है, और जैसे ही पेंडिंग स्टेट खत्म हो गई वैसे ही कलर चेंज हो गया। तो हमने अभी तक 2 स्टेट्स देखी हैं, एक है फुलफिल्ड, प्रॉमिस फुलफिल हो गया, एक है रिजेक्टेड कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। उसके अलावा एक और स्टेट होती है पेंडिंग स्टेट। पेंडिंग स्टेट का मतलब होता है कि अभी पता नहीं कि फुलफिल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, मतलब अभी पेंडिंग ही है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक वो 5 सेकंड कंप्लीट नहीं होते तब तक काम क्या था, पेंडिंग था। इसीलिए प्रॉमिस की स्टेट क्या थी, पेंडिंग थी। तो ना रिजेक्टेड थी ना फुलफिल्ड थी। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। ये 5 सेकंड बाद मुझे कलर चेंज कराना है, तो अभी रिक्वेस्ट की स्टेट क्या है, पेंडिंग है। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा वैसे ही रिक्वेस्ट की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। इस बार प्रिंट करवाएंगे तो इस बार रिक्वेस्ट की स्टेट क्या है, फुलफिल्ड है। तो यही पेंडिंग स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है जिसकी हमने पहले बात की थी। एंड इस तरीके से हमने अपने कलर चेंज फंक्शन को चेंज कर दिया है। अब हम चाहें तो इस कॉल बैक हेल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कलर को कॉल लगाएंगे, हमें तो रेड कलर चाहिए 1 सेकेंड बाद, और जैसे ही रेड कलर हो जाता है 1 सेकेंड बाद तो प्रॉमिस रिटर्न होगा। प्रॉमिस रिटर्न होगा तो उसका कोई देन भी होगा। देन का जो कॉल बैक होगा, देन के कॉल बैक में अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से यहाँ प्रिंट करवा देंगे। लेट्स सपोज हम console.log करवा रहे हैं, रेड कलर वॉज कंप्लीटेड। तो जो भी हमारा कलर था उसको हमने प्रिंट करवा दिया, रेड कलर वॉज कंप्लीटेड। एंड उसके बाद हम दोबारा से रिटर्न कर रहे हैं अपना चेंज कलर, वही सिमिलर सिंटैक्स जो हमने पहले लिखा था डेटाबेस वाले फंक्शन के अंदर।
चेंज कलर में इस बार हम ऑरेंज कलर पास कर देंगे और 1 सेकेंड का डिले पास कर देंगे। अब ये भी क्या करेगा, रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो दोबारा से चेनिंग कर देते हैं। देन क्या करेगा, इस बार देन के अंदर जाएंगे और इस बार console.log हम प्रिंट करवा देंगे ऑरेंज कलर वॉज कंप्लीटेड। और इस बार हम कॉल लगा देंगे अपने ग्रीन कलर के लिए 1 सेकेंड बाद, और जैसे ही ग्रीन भी कंप्लीट हो जाएगा दोबारा से देन को कॉल लगा देंगे और इस बार हम प्रिंट करवा देंगे ग्रीन कलर वॉज कंप्लीटेड एंड ग्रीन के बाद लेट्स सपोज हमने ब्लू की कॉल लगा दी और इस बार देन के अंदर हम एक और कॉल बैक बना देंगे और इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे ब्लू वॉज कंप्लीटेड। तो ये क्या हो गई, ये हमारी प्रॉमिस चेनिंग हो गई। यहाँ पर इस कोड से ज़्यादा ये कोड थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लग रहा होगा हमें। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोमिसेस यूज़ हो रहे हैं, एसिंक्रोनस चीज़ें जहाँ भी आ जाती हैं वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो कोड को टाइम ज़रूर देना है समझने में। पर यहाँ क्या चल रहा है, चेंज कलर तो हमें ऑलरेडी पता है, कलर और डिले लेता है, उस हिसाब से एक प्रॉमिस रिटर्न कर देता है। पहले तो सेट टाइम आउट को कॉल कर देगा, उस डिले बाद हमारा कलर चेंज हो जाएगा और फिर प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा। फिर यहाँ पर हमने रेड कलर चेंज कराने की कोशिश करी 1 सेकेंड बाद, तो जैसे ही रेड कलर चेंज हो गया वैसे ही प्रिंट करवा देंगे रेड कलर कंप्लीटेड। फिर दूसरे चेंज कलर को कॉल लगाएंगे, इस बार ऑरेंज कलर करवाना चाहते हैं और ये भी क्या रिटर्न कर देगा, एक प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। फिर उस दूसरे प्रॉमिस के लिए यहाँ पर हम उसे प्रिंट करवा देंगे कंप्लीटेड और तीसरा प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। फिर तीसरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर कैच हम चाहें तो बना सकते हैं, पर क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो कोड है ये बहुत कम चांसेस है फेल होने के, क्योंकि कलर तो चेंज होगा ही, तो इसीलिए कैच नहीं लिखा। बाकी चाहें तो हम कैच भी लिख सकते हैं, इस रिजेक्ट को भी इंप्लीमेंट करा सकते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इसको एक बार कर लेते हैं सेव एंड इस बार हम अपने कलर्स को चेंज करते हुए देखेंगे। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो कलर 1 चेंज हुआ, रेड कलर वॉज कंप्लीटेड, ऑरेंज वॉज कंप्लीटेड, ग्रीन वॉज कंप्लीटेड, ब्लू वॉज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हमारी प्रॉमिस चेनिंग की हेल्प से हमने अपने पुराने कॉल बैक हेल्प को थोड़ा सा इंप्रूव करके एक बेटर कोड लिख दिया।